आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का मैं इस पहले डाउट सेशन में स्वागत करता हूं। हो सकता है आज बहुत अच्छे से चीजें आप लोगों को न समझ में आई हूं कि आज इसमें डाउट सेशन का उद्देश्य क्या है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और इसमें कोई समस्या नहीं होगी। और जो आप लोग हफ्ते भर पढ़ेंगे वो आप यहाँ, अगर कुछ समस्या है आपको, वो समस्या केवल पढ़ाई की ही नहीं है, स्ट्रेटेजी की भी समस्या हो सकती है। वो समस्या आपकी हो सकती है कि आप कुछ पढ़ रहे हो, समझ में ना आ रहा हो, कुछ पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि उसमें दिक्कत आ रही हो, या आपको कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए कि आगे क्या होना है, कैसे होना है। तो ये सारी चीजें आप हमसे यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ 2-3 मिनट, जिससे कि बाकी लोग आ जाएं। मैसेज लोग कर रहे हैं, सर क्या हुआ? होगा कुछ नहीं। आप सभी लोग इस सेशन को, ये लिंक दी हुई है ऊपर, उससे ज्वाइन कर लें। सारे लोग इसको ज्वाइन करें। जो आपके क्वेश्चंस होंगे कोशिश कीजिएगा वो रिलेवेंट क्वेश्चंस हो। रिलेवेंट क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं होता है, और हम लाइव क्लास के खिलाफ इसीलिए रहते हैं कि लाइव क्लास में अधिकतर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी रिलेवेंसी बहुत कम होती है, इररिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, और एक दो लोगों के कारण सारे लोगों को उसका टाइम, काफी कुछ अच्छा आप कर पाएंगे। चलिए एक एक लोग, राजेश कुमार, आराधना, दीक्षा यादव, हेमलता, विनय सिंह, अजय कुमार, आप लोग कैमरा बंद कर लीजिए अगर अभी आवश्यकता नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। एक्चुअली ये वीडियो हो सकता है इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल दूं, हो सकता है इसको ऐप पे, तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपको जरूरत लगे तो तब आप ऑन करिए अपने क्वेश्चन के समय, नहीं तो उसको ऐसे, या फिर आप प्रॉपर ड्रेस में बैठिए, उस हिसाब से उसको करिए, तो कोई समस्या नहीं होगी। मुझे कुल मिला के कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब आप सोचिए अपने हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं। गुंजन, विशाल, वर्षा, अमित, अजय, अमित कई हैं, 3 या 4 अमित हैं इस बैच में, सारिका और अमृता, अशोक, जिम्मी कुमारी, कंचन लाल और स्मृति द्विवेदी। 100 से ऊपर का ये बैच है और 20-22 लोग इस बैच में, 100 से ऊपर लोग हैं, और कितने लोग, अभी 18 लोग इसके पार्टिसिपेंट हैं। अब सोचिए लाइव क्लास का क्या हाल होता है। ये लाइव क्लास ही है आपकी। 2 मिनट और वेट, और फिर हम चलते हैं अपने काम की तरफ। जो आएगा सो पाएगा, और जो नहीं आएगा उसका सब छूट जाएगा, और जो छूट जाता है वो दोबारा फिर कहाँ आता है? छूटने के बाद में चीजें फिर नहीं मिलती। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, सबको प्रणाम। सर मैं भी हूँ, आपने मेरा नाम नहीं लिया इसलिए मैंने बोल दिया। अच्छा, वो छूट गया होगा, कोई बात नहीं, आप हमारे दिल में हैं, है ना? नहीं इसीलिए हाँ हाँ, कोई बात नहीं है। ये कार्तिकेय, अच्छा आपका, एक्चुअली मैं स्क्रॉल करके आपका नाम ऊपर पहुंच गया था, मुझे दिख नहीं रहा था, अब मैं नीचे किया हूं तो मुझे दिखा है। ठीक है, कार्तिकेय। हेमलता जी का नाम भी शायद मैंने नहीं लिया था, देखिए इनका भी नाम ले लूं। ब्रिजलाल प्रजापति, पारुल, देखो ये जुड़े हैं, इनके भी, पारुल जी का भी नाम मैंने नहीं लिया था। चलिए बताइए क्या पढ़ा आप लोगों ने। अभी तो बहुत स्लोली आप लोगों की जो क्लास है वो चल रही है। क्या पढ़ा आप लोगों ने? जो क्लासेस पढ़ी उसमें क्या लगा, क्या समस्या हुई या समस्या नहीं हुई, क्या आप लोग फील किए, थोड़ा सा कुछ बताइए हमको। ये आप ही बताएंगे तभी हम जान पाएंगे। सर क्लासेस तो ठीक है, हाँ, लेकिन सर जैसे आपने सिंधु सभ्यता से रिलेटेड छोड़ दिया, और जो अन्य मतलब सभ्यताएं हैं तो उनके, क्योंकि मैं विज्ञान वर्ग का अभ्यर्थी हूँ। प्लीज, हाँ समझ गया मैं, आपने ये मुझे मैसेज भी किया था। शुरू में वो थोड़ा छोटा, मेरे जो शुरू की सोच थी कि थोड़ा सा शॉर्ट में चला जाए, बाद में आगे की जो क्लासेज है उसको मैंने शॉर्ट नहीं किया। सबसे बड़े चैलेंज जानते हैं क्या है? जीएस जो है वो 12-15 महीने पढ़ने का कोर्स है, इसको हमको कम समय में टारगेट करके करना है। कुछ चीजें जो अति आवश्यक है उनको तो हर हाल में करना ही है, बाकी जो आवश्यक है उनको भी करना है। तो बीच का रास्ता चुनने में थोड़ा सा कभी कभी लगता है ना कि क्या छोड़ें और क्या पकड़ें, तो उस लिहाज से वो थोड़ा सा छूटा था, लेकिन बाद में उसको, अब आगे ऐसा नहीं होगा। जरूरत पड़ेगी तो उस क्लास को हम फिर से ले लेंगे, एक बार जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए,
फिर जैसी जरूरत होगी उस क्लास को हम फिर से ले लेंगे एक बार, है ना। और आपने शायद कुछ लिस्ट की भी बात की थी कि थोड़ा सा उसमें कुछ शायद नोट्स में कुछ आप कह रहे थे कि वो नहीं है, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो रचना लिस्ट आपने कहा था डालने के लिए। हाँ, अच्छा, तो वो नोट्स में नहीं है आपके क्या? नोट्स में आपने देखा कि नहीं है? नोट्स में होगा, नोट्स में होगा, नहीं होगा तो उसको हम डाल देंगे, एक बार हम चेक करवा लेंगे। इधर एक्चुअली जब बैच कोई स्टार्ट होता है तो उसमें जब स्टार्टिंग के समय कुछ टाइम की मेरे पास भी कमी रहती है, तो एडमिशन चलते रहते हैं। कुछ दिन बाद क्या होगा, 4-5 हफ्ते भर बाद, 4-5 दिन बाद ये सारी चीजें बिल्कुल कूल हो जाएंगी। और ये जो आपकी 2 क्लासेस हैं ये बढ़ के 3 हो जाएंगी, किसी दिन 3 मिलेंगी, किसी दिन हो सकता है 4 भी मिले, जैसी जरूरत होगी वैसा हम कर लेंगे। एक कुछ बातें मैं आपको बता दूं, उसके बाद में जैसा भी आप लोग जो प्रश्न होगा कुछ भी पूछने के लिए जो रिलेवेंट है वो आप स्वतंत्र हैं। करंट अफेयर हमको कवर करना है। करंट अफेयर हम जनवरी से कवर करेंगे। करंट अफेयर जनवरी से लेकर के ये एग्जाम जब तक, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये एग्जाम जब तक होगा उसके 1 महीने पहले तक हम करंट अफेयर कवर करेंगे। तो अभी आपके पास है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई चल रहा है। जून तक का करंट अफेयर हमको सीधा कवर करना है। करंट अफेयर कैसे कवर करेंगे? तो करंट अफेयर कवर करने का जो हमारा तरीका होगा, हर महीने का एक वीडियो हम आपको देंगे। इसको मैं थोड़ा सा आपको लिख के समझा रहा हूं। जब तक देखिए, पढ़ने का तरीका क्या होता है, जब तक आपके हाथ में कुछ लिखने का नहीं है, समझ लीजिए आप बहुत सही से नहीं पढ़ रहे हैं। उसका कारण मैं बताऊं, जो इंद्रियां हैं आपकी, वो सारी इंद्रियां जब सक्रिय होती हैं और साथ साथ में काम करती हैं तो आपका जो तैयार होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग कभी भी जब कुछ भी क्लास वगैरह देखिए, भले ज्यादा मत नोट करिए लेकिन थोड़ा बहुत नोट करने का प्रयास जरूर करिए। तो जैसे हमको जनवरी से करंट अफेयर लेके चलना है, तो जनवरी का करंट अफेयर का मैं आपको एक तो क्लास दूंगा जो कि हमारे यूट्यूब पे है, वही क्लास रहेगी, यहाँ पे व्यवस्थित आपको मिल जाएगी। आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर उसको पूरा लिस्टिंग कर दूंगा। तो ये क्लास क्या होगी, इसमें 150 प्लस क्वेश्चन होते हैं और ये मैं बाकायदा पूरा व्याख्या सहित डिस्कस करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन उठाया, उसका आंसर बताया और उसका फिर एक्सप्लेनेशन भी हमने आपको बता दिया कि ये चीजें इसमें और भी तैयार कर लीजिए। तैयार करने का जो तरीका होगा, वो आंसर तो आप तैयार ही करेंगे, ये एक्सप्लेनेशन में जो चीजें बताई जा रही हैं ये समझ लीजिए रामबाण है। आजकल जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे जा रहे हैं, खास करके यूपीपीएससी के द्वारा, तो ये क्या कर रहा है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें पहले पूछता था उसको तो पूछ ही रहा है, साथ में इनका एक नया ट्रेंड चला है, ये जो हम लोग व्याख्या में पढ़ते थे, कम इंपॉर्टेंट लगती थी, जिनको हम मानते थे कि ये साथ में तो है लेकिन इसका सीधा प्रश्न नहीं बनना चाहिए, उनको ये पूछ ले रहा है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन से मिलेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे एक प्रश्न इन्होंने ऐसा भी कई बार मतलब ऐसा बनाया है, लेकिन एक प्रश्न मैं उदाहरण देता हूं। जैसे आपने पढ़ा कोई दिवस और उसकी थीम, मान लीजिए कि जनवरी में मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, बालिका दिवस भी मनाया जाता है, तो आपने उसका दिवस पढ़ लिया और थीम पढ़ लिया, तो ये पुराना ट्रेंड था। अब ये क्या पूछ लेते हैं, एक स्टेटमेंट देके या फिर वैसे डायरेक्टली, नॉर्मली ये करंट के क्वेश्चन भी अब 2-2 स्टेटमेंट देके पूछते हैं, एक स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट, और इसको पूछते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये अब नॉर्मली ऐसा पूछ लेते हैं कि पहला बालिका दिवस जो है वो कब मनाया गया था, पहला जो वो मनाया गया था आपका मतदाता दिवस वो कब मनाया गया था, किस सन में, या ऐसे ये पूछ लेते हैं कि इस बार जो मनाया गया है उसका क्रम क्या है। इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं जो कि हम व्याख्या में डिस्कस करते हैं। अब वो होता यह है कि अगर एक ही टॉपिक पर हम 5 सवाल बनाएंगे, 4 सवाल, 3 सवाल बनाएंगे, तो महीने भर का करंट अफेयर 400-500 पहुंच जाएगा। 6 महीने का करंट 2-2,500 क्वेश्चन पहुंच जाएगा। तो वो मेंटली इतना प्रेशर आपको देगा कि आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन बनाना कोई कठिन बात नहीं है, बहुत जगह मैंने देखा भी है कि इसको ऐसे डिस्कस भी किया जाता है। लेकिन अब एक क्वेश्चन हम बनाए कि बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, दूसरा हम बनाए कि ये कब पहली बार मनाया गया था, तीसरा बनाए कि थीम क्या है। तो हम क्या करते हैं, बालिका दिवस का डे और उसकी थीम और उसका जो कब स्टार्टिंग हुई थी, ये तीनों चीजें लगभग एक क्वेश्चन में हम कवर कर लेते हैं स्टेटमेंट बेस में। जो बचा उसके बावजूद भी उसको एक्सप्लेनेशन में हम कवर करते हैं। तो 150 प्लस क्वेश्चन का आपको ये क्लास यहाँ पर अपलोड मिल जाएगी। हो सकता है कल से या परसों से मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा, और इसका मैं नोट्स भी आपको दे दूंगा। नोट्स बोले तो इन्हीं क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा जो आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ये पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे। आप उसका प्रश्न पढ़िए, उत्तर पढ़िए और अपने हिसाब से चाहे उसको प्रिंट आउट लीजिए, चाहे उसको आप जैसे भी आपका मन हो, वो आप पे डिपेंड करता है, डिवाइस में रख के पढ़िए। तो ये चलता रहेगा। तो ये मान के चलिए कि
हफ्ते में 1 महीने का करंट अफेयर अगर हम कवर करेंगे तो एक सप्ताह इसमें, 2 सप्ताह से थोड़ा सा कम बचा है, तो जनवरी फरवरी हो सकता है हमारा जुलाई में हो जाए, और उसके बाद में अगले महीने में हम मार्च अप्रैल और मई 3 कर लेंगे। एक एक हफ्ते पे एक एक महीने कवर करते रहेंगे। लेकिन जो भी मैं वीडियो और जो भी मैं आपको ये दूंगा नोट्स, वो बिल्कुल रट के समझ के तैयार कर डालना है। इसी समय बात के लिए, केवल रिवीजन के लिए छोड़ना है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जुलाई और अगस्त बीतते बीतते पूरा 6 महीने का करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। फिर आगे जुलाई का करंट अफेयर, अगस्त का करंट अफेयर, सितंबर का करंट अफेयर, जब भी पेपर होगा उसके 1 महीने पहले तक का, 15 दिन 20 दिन पहले तक का जो भी डेट होगी, टेंटेटिव डेट भी अभी नहीं पता है क्योंकि अभी फॉर्म ही नहीं आया है, तो वो हम कवर करते चलेंगे। ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए हो जाएगा। किसी को लेखपाल का भी देना है, किसी को आरओ देना है, किसी को पीसीएस देना है, तो ये कॉमन तैयारी सब एग्जाम की चलती रहेगी। ऐसे ही जीएस का भी आपका सीन है, ये चलता रहेगा। दूसरी चीज, अब जो टेस्ट होने हैं, जैसे कई लोगों जो बाद में जुड़े हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि टेस्ट कैसे चलेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री लेके चल रहे हैं। 2 क्लास एवरेज में डेली चल रही है। अगर एक क्लास आप देखते हैं, उसको समझ लेते हैं, दूसरी क्लास पे जाते हैं, उसको भी कवर कर लेते हैं, तो आपका डेली का काम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों का एक कवर होता है, दूसरा नहीं कवर हो पा रहा है। वो लोग बिल्कुल सतर्क हो जाए, बिल्कुल पंक्चुअल हो जाए। जैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री आपकी समाप्त होगी, तुरंत 120 क्वेश्चन का मैं एक टेस्ट लूंगा। और ये क्वेश्चन बहुत हल्के फुल्के मैं आपको नहीं दूंगा। ये 120 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको तैयार करके कम से कम इसके 3 गुने और क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ये नाम के 120 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसकी व्याख्या, इनकी एक्सप्लेनेशन, ये सब पढ़ के आप लगभग 3 गुने क्वेश्चन, 400 के करीब क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे इससे। अगला सेगमेंट चालू हुआ, मान लो हिस्ट्री में अगर मेडवल हिस्ट्री चालू हो गया, या हमने ज्योग्राफी चालू कर दी, जैसा भी आप लोग कहेंगे, तो ज्योग्राफी हमने चालू की। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी मान लीजिए खत्म हुआ, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होते ही 120 क्वेश्चन का, या फिर जरूरत पड़ेगी तो 150 भी किया जा सकता है। 120 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका पेपर 120 क्वेश्चन का होगा, तो मैं चाहता हूं आप प्रैक्टिस भी उसी पैटर्न पे करें। 120 क्वेश्चन, और ये टेस्ट नेगेटिव मार्किंग के साथ होंगे। निगेटिव मार्किंग के साथ लेने का मतलब यह है कि आप बिल्कुल वैसा फील लाइए कि एग्जाम में आप कितना स्कोर कर पाएंगे। अब कई लोगों की हिस्ट्री कमजोर है तो उनका हो सकता है इसमें डाउन स्कोर आए। कई लोगों की हिस्ट्री अच्छी है, पॉलिटी कमजोर है, किसी की पॉलिटी तो खैर किसी की बहुत कमजोर नहीं होती है, सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें निराश भी नहीं होना है, उसको कवर करना है। और इसकी एक चीज जान लीजिए, इसकी मैं पूरी मेरिट जारी करूंगा, और ये मेरिट आपके ग्रुप में जारी की जाएगी। जो टॉप करेगा, जो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 जो रैंक है, ये मान के चलिए कि वो कैंडिडेट मेहनत कर रहा है, चाहे उन्होंने पहले मेहनत करके रखी है, चाहे अभी वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप सब लोगों की कोशिश होगी कि सब लोग अच्छा करें। मेरा तो मानना है कि 50 तक, 60 तक, 100 तक रैंक में मैं चला जाऊं, लगभग सबके मार्क्स 1-2 मार्क्स का अंतर हो, सब बराबर ही हो। मेरी तो सोच ये है। लेकिन रिवीजन जो करते रहेंगे उन्हीं का सही होगा। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कई बार हम पढ़ते हैं, बहुत सारा कुछ डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपसे पढ़ने के बावजूद नहीं हो पाते हैं, अलग से थोड़े से पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो ये टेस्ट ऐसे होंगे। कुछ लोग इसमें से हमको लगातार मैसेज कर रहे हैं, सर मेंस कब शुरू करेंगे? नई क्वेरीज भी आ रही है, सर मेंस मुझे करना है, प्रीलिम्स मेरा हो जाता है, प्रीलिम्स मेरा तैयार है। उनको मैं बताना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा अगस्त में मैं मेंस भी स्टार्ट कर दूंगा। आप लोगों को मैंने वादा किया है कि जो लोग इसमें एडमिशन लिए हैं उनको मेंस की फीस में आधी फीस माफ कर दूंगा। मान लीजिए कि मेंस की फीस मैंने 5,000 रुपए रखी फॉर एग्जाम्पल, तो 2,500 रुपए उनका सीधा माफ हो जाएगा। नया बच्चा 5,000 देगा, आप 2,500 देंगे। ये हमारी अपनी एक स्ट्रेटजी है, अपनी एक सोच है। ये जो होगा, जो भी फीस होगी, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 5,000 होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी, मैं ज्यादा फीस रखता नहीं हूं। मेरा उद्देश्य होता है ज्यादातर लोगों को लाभ पहुंचाना। तो ये सारी चीजें ऐसे चलेंगी। अब कई लोग मुझे मैसेज किए, वो भी मैं डाउट दूर कर दूं। कई लोग मैसेज किए कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, आप अभी 2 क्लास डेली दे रहे हैं, और 2 क्लास भी 1-1 घंटे की, कैसे पूरा होगा? मैंने कभी नहीं ये कहा है कि 2 ही क्लास चलेगी। अभी करंट की आपको जिस दिन मिलेगी उस दिन 3 हो जाएगी। पढ़ना तो करंट भी है, और जरूरत पड़ेगी तो मैं 3 क्लास भी चलाने को तैयार हूं, आप पढ़ने को तैयार हो। एक 9 बजे आपकी क्लास मिलती है मॉर्निंग में, एक आपकी 8 बजे मिलती है रात में या इवनिंग में, एक मैं बीच में कहीं सेट कर दूंगा, या इसकी जैसा भी आप लोग कहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी आदत आपकी पड़ जाए। मान लीजिए कि मैंने एक 3 बजे या 4 बजे यहाँ क्लास सेट कर दी कि 4 बजे मैं क्लास देता रहूंगा, आपको पीएम में ही होगा। तो अब आप 3 क्लास क्या कवर कर पाएंगे? 2-4-5 लोग हमसे कह रहे हैं कि ये बड़ा, सर 2 ही में कैसे कवर हो पाएगा? लेकिन अभी धीरे धीरे
मैं चाहता हूं आपकी आदत बन जाए, तो मैं ये 3-3 क्लास आपको देने लगूं, और फिर इसी बीच में मैं आपको ये तो दे ही रहा हूं, और करंट अफेयर का भी जो मैं आपको दूंगा क्वेश्चन, वो आपके तैयार हुए या नहीं हुए, उसके भी मंथली वाइज मैं टेस्ट लूंगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जनवरी का करंट अफेयर मान लीजिए कि इस वीक में हमने डिस्कस कर लिया, और इस वीक में जनवरी का हो गया, अगले वीक में आपको फरवरी का मिला, तो फर्स्ट वीक का जनवरी का आपको मिला, और अगले वीक में, ये फर्स्ट वीक है, सेकेंड वीक में हम आपको फरवरी का करंट अफेयर देंगे, और टेस्ट यहीं पर हम जनवरी का आपसे ले लेंगे। यहाँ पे जनवरी का आप टेस्ट कर रहे हैं, फिर अगला तीसरे वीक में हमने मार्च का दिया आपको, और यहाँ पे फिर मार्च का जब दिया उसी के एक दिन बाद हमने कहा अब आप फरवरी का टेस्ट दीजिए। ये सारी चीजें मैंने आपको शुरू में नहीं बताई थी, लेकिन अब मैं बता रहा हूं। ज्यादा दिखावे पे विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन जो मुझसे जुड़ जाता है उसके साथ मैं जी जान लगा के कोशिश करने का प्रयास करता हूं। हर कोशिशें वो कोशिशें जो आपको सफलता की तरफ लेके जाती हैं, ऐसी कोशिशें हम लोग करते हैं। तो ये टेस्ट क्यों, वही क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है तैयार करने का, और उसी क्वेश्चन का टेस्ट क्यों लिया जा रहा है कि कुछ तैयार हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो ये आपका तैयार हो जाएगा, और जैसे ये यूनिट वाइज पूरा हो जाएगा, ज्योग्राफी भी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, मेन सब्जेक्ट ये सारे हो गए, बस फुल टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, इन फुल लेंथ टेस्ट की 120 क्वेश्चन की जो रेंज है, इसमें हर सब्जेक्ट के, इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन भी होंगे। 120 का जब आपका टेस्ट होगा तो इसमें हिस्ट्री भी आपका होगा, इसमें ज्योग्राफी भी होगा, इसमें करंट अफेयर भी होगा, पॉलिटी भी होगा, साइंस भी होगा, बाकी जो अदर मिसलेनियस टॉपिक हैं वो सारे होंगे। और इनको मिला के जो पैटर्न आयोग फॉलो करता है कि 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन उसने पूछ लिया पॉलिटी से, 20 क्वेश्चन उसने करंट से पूछ लिया, एनवायरमेंट से पूछा, तो उसको सबको हम उस रेशियो में रखेंगे। तो और ये 120 क्वेश्चन का जो ये पेपर होगा, ये बिल्कुल आपको जो कमीशन का पेपर होगा वैसा माहौल देगा। इसकी भी रैंकिंग हम जारी करेंगे, करंट की भी रैंकिंग जारी करेंगे। तो आपकी इज्जत आपके हाथ में है, आप कितना कर सकते हैं, कितना स्कोर अच्छा ला सकते हैं, इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगी आपकी सफलता। ये डिपेंड करेगा आपके रेगुलर प्रयास से। तो ये हमारा एक शेड्यूल रहा जो आगे चलने वाला है, और पर्सनल सबको बताता या उसमें मैं मैसेज डालता तो हो सकता है इतना समझ में ना आता, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको यहाँ पे बता दिया जाए। अब आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस, जो भी आपको कुछ भी डाउट हो रहा हो या लग रहा हो कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो क्वेश्चन आप हमारे सामने एक एक करके अपना माइक ऑन करके हमारे सामने रख सकते हैं। बताइए। सर हमें ये पूछना था कि जो ये क्लासेस हैं ये डाउनलोड हो सकती हैं क्या ऐप में, ताकि इंटरनेट डाउनलोड का ऑप्शन एक बैच में हमने दिया। तो आपको मैं बताऊं कि लोग डाउनलोड करके अलग क्लास बेचना चालू कर दिए। दो चीजें होती हैं, जब डाउनलोड हो जाती हैं तो कुछ लोग डिकोड करके उसको निकाल के और उसको सेव करके बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। तो कुछ सिक्योरिटी पर्पज से ये किया गया है, लेकिन मैंने टेक्निकल टीम से कल ही बात की है। कल शाम को आपने या किसी ने मुझे मैसेज डाला था, तो कल ही शाम को मैंने बोला है कि वो कुछ एक ऐसा ऑप्शन दे दे कि वो डाउनलोड हो जाए। और वैसे उससे कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूं जिनके पास नेटवर्क की समस्या है उनको ये समस्या आती है। ऐसा हमने बोल दिया है, 1-2 दिन में वो फाइनल करके बताएंगे, और वो जैसे ही बताएंगे तो हम आपको, देखिए ये एक, जब कोई आप संगठन चलाते हैं कुछ करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अनवांटेड होती हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा करना पड़े, है ना, हम चाह रहे हैं आपको सब मिल जाए, लेकिन वो कुछ हमारी भी सिद्धांत है कि अगर हम सारा कुछ हमारा आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं। जैसे आप फिल्म रिलीज होती है तो हॉल में देखना पड़ता है, उसका कारण ये टीम वर्क है। इसमें बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं, पैसे खर्च होते हैं। आप लोगों को हो सकता है कई बार लगता हो 100 की गैदरिंग, इतनी फीस, इतना पैसा आ गया। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको मैं बता दूंगा तो आप कहेंगे कि ये कैसे चलता है। तो ये सारी चीजें हैं, खैर वो सिक्योरिटी फीचर है एक लाइन में कहा जाए, लेकिन मैंने बोला है 1-2 दिन में मैं आपको कंफर्म बता दूंगा कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। जितेंद्र जी बताइए, जितेंद्र राघव जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार। नहीं हो पा रहा सर। कंसंट्रेट, हाँ आपने मैसेज किया था, क्या दिक्कत आ रही है? सर मैं रेगुलर पढ़ता हूँ, तो उसके बाद बीच बीच में मतलब 40 या 45 मिनट पढ़ने के बाद फिर कंसंट्रेट बिगड़ जाता है। मतलब ऐसा इधर उधर की बात याद आ जाती है, बोले चलो ऐसा यार ये पिछली बार नहीं हुआ मुझसे और मैं कैसे करके रह गया। तो एक तो बड़ी पॉजिटिव बढ़िया बात में आपने मुझे बताया कि 45 मिनट बाद कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि आप 45 मिनट बहुत सही से पढ़ते हैं,
हाँ। अगर आप 45 मिनट पे कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं 45 मिनट के बाद, तो 45 मिनट तो आप बड़े अच्छे से पढ़ते हैं और ये बड़ी खुशी की बात है, आप बधाई के पात्र हैं। क्योंकि कई बार लोग 3 घंटे बैठे रहते हैं और 3 घंटे भी वो उनका कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि वो 1 मिनट भी कंसंट्रेट नहीं होते हैं। बहुत ये जेन्युइन बात है, इसको आप पॉजिटिव में लीजिए, ये बड़ा अच्छा है। लेकिन अब समस्या ये है कि वो 45 मिनट बाद ऐसा होता है कि लास्ट हमारा फेलियर याद आने लगता है कि हम फेल हो गए थे, है ना, या आपके जीवन में बहुत कोई भी सारी जो चीजें दिमाग में और भी टेंशन पैरेलल चल रहा चल होगा रही या फिर है। जो ऐसा यस मतलब यस लगता है। यस, है ना। तो अब वो एक तो आप एक काम करिए कि जब पढ़िए तो व्हाट्सएप और ये सारी चीजें थोड़ा सा बंद करिए। होता ये है इसमें, आप पढ़ रहे हैं तब तक एक व्हाट्सएप का मैसेज आता है टिन, और जैसे व्हाट्सएप का मैसेज आप खोलते हैं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, उस यूनिवर्सिटी में इतने ज्ञानदाता हैं, एक से एक उसमें कोट्स आएंगे, असफलता का विचार ये अगर आता है तो त्याग दो, जबकि रियल जिंदगी में इनका बहुत कुछ मतलब नहीं होता है। उसी में आपको अपनी असफलता याद आने लगती है, इतना काम ये जरूर करते हैं। ये जो मोटिवेशन है ये डिमोटिवेट करने का ज्यादा काम करता है। तो मुझे लगता है कि आप उनसे अगर दूर रहेंगे, और दूसरा 45 मिनट बाद जैसे ऐसा होने लगे कि अब 40, हम तो कह रहे हैं आधे घंटे बाद जैसे लगने लगे कि अब कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, ये सबके लिए बात है, तो तुरंत आप उसको स्टॉप करिए। 30 मिनट हो गया, बहुत है। 2 पेज पढ़ा, तैयार किया, 50 सवाल आपने सॉल्व किए आधे घंटे में, बहुत है। तुरंत उसको बंद करिए, थोड़ा सा उठिए, मूव करिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, और मन में फिर सोचिए कि अब आगे क्या पढ़ना है। अब ये पूरा हो गया मेरा, ये क्लास मैंने कंप्लीट कर ली, ये क्वेश्चंस मैंने देख लिए, अब आगे क्या करना है। ऐसे सोचते सोचते बढ़िया सा, और फोन से थोड़ा दूर रखिए। सब चीज का टाइम निश्चित कर लीजिए। सोना, पुच्चू, बाबू से कब बात करना है, घर वालों से अगर आप दूर रह रहे हैं तो घर वालों से कब बात करना है, घर वालों से भी दिन भर बात नहीं करनी है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, सबसे ज्यादा अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो घर वाले करते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है मम्मी। भैया खाना खाया कि नहीं खाया, और इतना मम्मी ने कहा नहीं कि बस मम्मी की अब याद आने लगी, अब पूरा घर का वही वो बढ़िया रसेदार सब्जी, सूखी सब्जी थाल में सब नजर आने लगी। जो दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं लोग, उनके साथ ये होता है। तो इससे थोड़ा सा निश्चित टाइम कर लीजिए कि सुबह शाम जो भी आप है, जब भी आप कॉल जरूर करिए घर पे, लेकिन वो निश्चित टाइम कर लीजिए, उस समय डाइवर्ट नहीं होना है। उठे, थोड़ा सा मूव किया, पानी किए लिया, पिया, थोड़ा सा अगर जरूरत है 1-1.5 घंटे के शिफ्ट लगा चुके हैं तो थोड़ा सा मुंह धुल लिया, जरूरत है अंदर बैठने की तो बैठे, नहीं तो थोड़ा सा बाहर जहां पे हवा थोड़ी सी ऑक्सीजन फ्रेश आ रही है वहां बैठे, थोड़ा सा आंखों को बंद किया, गहरी सांस लिया, फिर से स्टार्ट किया, फिर आधे घंटे 45 मिनट की एक शिफ्ट लगाई। बीच का ये ब्रेक, ये बताने में इतना टाइम लगा है, लेकिन 3 से 5 मिनट 4 मिनट का ब्रेक होगा। तो आपका ये कंसंट्रेशन जो है रेगुलर, और ये बड़ी अच्छी बात है जो आपने मुझे बताई कि 45 मिनट बाद मेरा कंसंट्रेशन जो है वो ब्रेक होने लगता है। ये 45 मिनट आप बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं। बहुत लोग हैं, हम देखते हैं 3-3 घंटे किताब लिए बैठे रहते हैं और उनका नहीं ब्रेक होता है। उससे सिद्ध होता है कि वो 3 मिनट भी कंसंट्रेट नहीं होते। क्योंकि है ना, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपको जितने भी स्कूल मिलेंगे, चाहे भारत में चाहे कहीं भी, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज आप जाएंगे तो वहां पे क्लास 1 घंटे कम की ही होती है, 50 मिनट, 55 मिनट, 45 मिनट ऐसे रखी जाती है। बाकी अपवाद है, कहीं 2 घंटे भी हो सकती है। बड़ी क्लासों में जब आप पहुंचते हैं कुछ वैसा व्याख्यान होता है, लेक्चर होता है, 5-5 घंटे होता है। नहीं तो एक साइंटिफिक वही है कि हमारा जो दिमाग है वो इतनी देर काम करने के बाद में धीरे 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 वो एग्जॉस्ट हो जाता है। अब कहता है रुको भैया थोड़ी देर रुको, फिर से वो धीरे 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 जब हम ब्रेक देते हैं 5 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का, तो वो फिर से ऐसे सिकुड़ता है, फिर वो काम करना चालू करता है। कहता है हाँ ठीक है, अब मैं जो आप बता रहे हैं उसको मैं ग्रैप्स करूंगा, उसको मगअप करूंगा, जो आप कहेंगे वो करूंगा। लेकिन थोड़ा, जैसे आप पैदल चलते हैं 5 किलोमीटर आपको जाना है, तो 5 किलोमीटर जाने में कई बार स्पीड धीमी होती है, तेज होती है, पानी भी पी लेते हैं। पैदल जब जा रहे हैं, कार में बैठ के जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, तब तो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो वही दिमाग को भी चाहिए। तो ये काम करिए, और थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा सुबह टहलना या शाम को टहलना जब भी हो पाए। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा हम हेल्दी फील करते हैं। तो पॉजिटिव जो थॉट्स है वो तो आएंगे, लेकिन निगेटिव थॉट जो है वो धीरे 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 धीरे, आप रोज अगर एक्सरसाइज, थोड़ा सा प्राणायाम, व्यायाम जो भी आप करते हैं अपने हिसाब से उसको देख लीजिए। लोग जिम जाते हैं तो जिम जाने में बहुत हैवी एक्सरसाइज होती है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर किलोमीटर 2 किलोमीटर चल लेते हैं, पार्क में कहीं चले जाते हैं, नंगे पांव थोड़ी देर चल लेते हैं, तो आपको दिन भर जो है एक फ्रेश एनर्जी फील होती है, अच्छा लगता है। ये सब करिए, और पानी पीते रहिए पढ़ने में। आप तो अपने लक्ष्य को हमेशा, हाँ जी सर, ऐसा है ना, मैं मतलब मॉडर्न हिस्ट्री चाहे ज्योग्राफी चाहे कोई भी सब्जेक्ट इनिशियल मतलब एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। जैसे आपने मुझे समझ पड़ाया वो
उसको हाँ तुरंत मतलब 2 या 3 दिन तक मेरे को लगातार याद रहेगा, लेकिन फिर बाद में भूल जाता हूँ। हाँ, तो ये देखिए, ये बहुत बढ़िया बात है। आप ना बड़ा मुझे लग रहा है बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज तो मुझे ये लग रही है। मैंने आपको एक क्लास में बताया था, शायद पहला ही सेशन जब यहाँ पे इंट्रो सेशन लिया था, तो मैंने कहा था कि लेयर बनानी है, और मैंने कहा था कि लेयर कैसे बनेगी। वो लेयर मैंने ऐसे बताई थी कि एक चीज आपने पढ़ी, तो मान लीजिए कि ये पढ़ लिया, ये हाँ पढ़ने के बाद में आपका ये चैप्टर तैयार हो गया, फिर आप अगले चैप्टर पे गए, फिर आप अगले चैप्टर पे गए, फिर ऐसे पढ़ते चले गए। अब ये अलग अलग है, तो जब तक यहाँ पहुंचे चौथे पे, तब तक पहला जो है ये भूल गया। हाँ, यही तो मेरे समस्या साथ होती है यही ना। होता है। और जब आप पांचवें पे पहुंचे तो दूसरा भूल गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे दूसरा भूल गया। इसके लिए जरूरत यह है कि जब पहली बार आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है 1 घंटा, दूसरी बार इसको रिवाइज करना है इसी बीच में जब ये भूलने लगता है। किसी को 3 दिन याद रहता है, किसी को 2 ही दिन में भूलने लगता है, किसी को 5 दिन में, अपने हिसाब से। अब जब आप तीसरे दिन पहुंचे तो इस तीसरे दिन के चैप्टर को पढ़ने से पहले आप इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए। समझ रहे हैं? पहली बार 1 घंटा लगा था, रिवाइज करेंगे पक्का यकीन मानिए 20 मिनट में ये हो जाएगा, है ना। नहीं 20 मिनट में तो आधा घंटे में चलिए हो जाएगा। फिर जब आप पहुंचे छठे दिन, तब तक ये फिर वही बात आ जाएगी, क्योंकि 3 दिन तो फिर हो चुके हैं। अब की बार फिर से इसको रिवाइज करिए, और यही दूसरे तीसरे सबके साथ अब ऐसे करते चलिए। तो आपका काम, जो मैंने इसीलिए कहा ना कि ये जो लोग कह रहे हैं कि बस 2 ही क्लास, वो वास्तव में समझ नहीं पा रहे हैं कि पढ़ना कैसे है। और फिर जो 7वां दिन आता है संडे, तो संडे को मैं आपको देता हूं ब्रेक। मुझे क्लास देने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो क्लास दे दूंगा, लेकिन ये ब्रेक इसीलिए देता हूं कि ये पूरे 6 दिन का सब कुछ रिवाइज कर डालिए। हाँ, वो सब रिवाइज ठीक है। करेगा सर। हाँ, अब ये 20 मिनट जिसमें लग रहा था, अगले रिवीजन में 12-15 मिनट में हो जाएगा। ये वाला अभी 20 मिनट में होगा, ये वाला 30 मिनट में होगा, ये वाला भी 30 मिनट में होगा। तो ये लगभग संडे का 3 से 4 घंटा पूरे हफ्ते का जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करने के लिए निकाल लीजिए। तो ये एक लेयर ऐसे बनेगी, ऐसे 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 लेयर बनेगी। एक पढ़ा, फिर भूला, फिर याद किया, फिर तो जब ऐसी चीजें हो जाएंगी, लेयर परत दर परत, आप जैसे काई जमती है, काई परत दर परत जमती चली जाती है, तो वो आपको फिर भूलेगा नहीं। नहीं तो आप ये बॉक्सेस में रखेंगे तो दूसरे दिन का याद, पहले का भूला, तीसरे का याद, दूसरा भूला, 5वां याद, तीसरा भूला, छठा याद, पीछे का सब भूल गया। तो ये फिर पढ़ने का फायदा क्या है? तब तो हो गया काम। फिर अभी भी आपको 100% नहीं तैयार होगा। ये संडे को नहीं, आप 4 संडे रिवाइज करेंगे तब भी नहीं। फिर इन्हीं चैप्टर्स पे जब एमसीक्यू होंगे, तब आपका जो ज्ञान है इसका परीक्षण होगा कि ये जो एंशिएंट हिस्ट्री या इस चैप्टर को हमने पढ़ा, मौर्य साम्राज्य में हमने पढ़ा था, तो उसमें जो चैप्टर बन रहे हैं मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पे, कोई जो चैप्टर है उसपे जो एमसीक्यूज बन रहे हैं, सॉरी मैंने चैप्टर बोला, एमसीक्यूज जो बन रहे हैं, ये क्या हम कर पा रहे हैं? तब फिर रिकॉल करना होगा, और अगर नहीं रिकॉल हुआ तो फिर जाके इन चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रोसेस है, ये बताने में कठिन लग रहा है, लेकिन इसको जब आप करेंगे तो आपको ये सरल लगने लगेगा। लेकिन अगर इसको नहीं कर पाए तो ये चीजें याद नहीं रहेंगी। अंतर बस इतना होगा, आप साइंस साइड के हैं तो आपको साइंस तैयार करेंगे तो वो 2 महीने याद रहेगा। आप आर्ट साइड के हैं तो आपको हो सकता है आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो वो 2 महीने याद रहेगा। बाकी साइंस पढ़ेंगे तो आर्ट साइड वाले को भूलेगा, और आर्ट साइड वाला साइंस साइड वाला अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ेगा तो उसको भूलेगा। तो बार बार, और फिर जब एमसीक्यूज करेंगे, और साथ में मैंने एक काम और बताया था, वो मैं देखिए रिकॉल कराना भूल गया था, फिर बता रहा हूं। जो पुराने पेपर हैं उनको आप एक कोई ले लीजिए, उसमें केवल खंड शिक्षा अधिकारी ही ना हो, उसमें आप मान के चलिए कि आपका यूपी पीएससी का वो अनसॉल्व पेपर होना चाहिए। 2010 के बाद की जितने भी उसमें आप कह सकते हैं पीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर हो, और साथ में उसमें आरओ के पेपर हो, जीआईसी के जितने एग्जाम अभी हुआ है, जीआईसी का पेपर हो सकता है उसमें हो। सर वो घटना चक्र की बुक तो ले आया हूँ, लेकिन उसमें हल है सब। हाँ, तो हल है तो अच्छी बात है ना, तो क्या दिक्कत है? आप क्वेश्चन जैसे उसका देखने का तरीका क्या होता है मैं बता रहा हूँ। हल वाले पेपर को देखने का तरीका, आप जैसे विजिटिंग कार्ड होता है ना आपके पास, विजिटिंग कार्ड की तरह या बुक, जब आप बुक रीड करते हैं, देखिए ये देखिए, ये बुक के साथ मिलता है। इसको आप क्या बोलते हैं? इसका नाम कोई बताएगा? इसको क्या बोलते हैं? बुकमार्क होता है ये। आप किताब पढ़ रहे हैं और किताब पढ़ने के बाद में आपने इतना पढ़ा तो वहां पे लगा देते हैं। इसका उपयोग आप क्वेश्चन देखने में करिए। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्वेश्चन प्रिंट है, यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन प्रिंट है, और यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ना। आप जब क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसका यूज करके ऐसे खिसकाते जाइए, क्वेश्चन देखिए और आंसर को ढके रहिए। जब आप हल कर लीजिए, मान लीजिए कि पूछा उसने कि निम्नलिखित में से कौन सी जो पवन है वो यूरोप में
ठंडी पवन के तौर पे जानी जाती है, या यूरोप में बहती है, या इसका प्रभाव होता है, जो भी प्रश्न पूछा गया। तो उसमें आपने पहले आंसर नहीं देखा, उसको आपने इससे ढक लिया है, ऐसे ढका हुआ है, आपने आंसर दे दिया, आपने कहा बी है, तो आपके दिमाग पे प्रेशर तो पड़ा, आपने आंसर छांटा, लेकिन फिर इसको हटाया तो देखा अरे इसमें तो सी दिया है, तो आपका वो गलत हो गया। तो आपने तुरंत व्याख्या खोली और पढ़ लिया, और ईमानदारी के साथ अगले क्वेश्चन पे गए तो आंसर नहीं देखे, फिर इसको सरका दिया वहीं पे, फिर उसको ढक लिया आंसर, फिर हल किया, ए आंसर मारा, अब वाह ए सही हो गया, इतना कॉन्फिडेंस आएगा, वाह मुझे आता है। फिर अगला देखा, फिर सही हो गया, फिर अगला देखा, गलत हो गया, और वो ऐसा गलत हुआ लगा कि है ना, अरे बाप रे इतना सरल क्वेश्चन में से गलत हो गया। सर आप ठीक जो है, पढ़ाते हैं ना वो तो हाँ मस्त है, मतलब मस्त है। आप जो है ना हाँ कैलकुलेशन मतलब उससे निचोड़ पढ़ाते हैं। अब जैसे मैंने वैदिक काल पढ़ा तो वैदिक काल हाँ मैंने सब याद कर लिया, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन है ना उसके वैदिक काल के मैं लगभग 80% तक वो अपने आप सही कर लेता हूँ, यानी उनका हो आंसर देखता जाएगा, ही नहीं हूँ। हो जाएगा, अब हो जाएगा, क्योंकि अब ये है मैं ना। जो यही प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को बहुत उलझाया ना जाए, आप लोगों को बिल्कुल सटीक मटेरियल दिया जाए, सटीक चीजें हाँ दी हाँ जाए, हाँ हाँ, क्योंकि जी जी अगर जी जी आपको सर। उलझना ही था तो मेरे पास क्यों आए। मैं ऐसा आपको कुछ नहीं बताऊंगा जो किताब में नहीं दिया है, मेरे से 5 गुना ज्यादा किताब में आपको मिलेगा। आप लूसेंट उठा लीजिए, मेरी क्लास से ज्यादा इंफॉर्मेशन कई बार आपको लूसेंट में मिल जाएंगी, मैं तो दावा करता हूं खुलेआम। कई बार आपको कोई रोड छाप किताब आप उठा लीजिए, उसमें इससे ज्यादा फैक्ट मिल जाएंगे। लेकिन क्या काम का है, कितना काम का है, कितना पढ़ना जरूरी है, कितना छोड़ना जरूरी है, ये सब हेल्प अगर मैं आपकी कर पाऊं तो इस क्लास का मकसद पूरा हो पाएगा। थैंक यू तो सर, वो थैंक प्रयास यू। हो रहा है ना। चलिए आगे, ओजस्वी जी आज ही आप जुड़े हैं, बताइए कोई प्रश्न हो आपका, कुछ आपको अभी न क्लियर हो। अनुराग तिवारी जी कुछ कह रहे हैं। हेलो सर, ओजस्वी फ्रॉम जी दिस साइड। जी एक्चुअली सर बताइए। मैंने लास्ट टाइम प्रिपेयर किया था, और जी जो मुझे सर मुझे आइडिया तो है, बट आपका गाइडेंस इसलिए जरूरी है बिकॉज द वे यू आर टेलिंग मी ना कि आपको जी सेग्रीगेशन आता है। तो सर मुझे इसलिए सही लगा आपका ये प्रोग्राम कि आपको सेग्रीगेट करना आता है। सर कहने को तो ठीक है। सर कंटेंट बहुत सारा है, लोग विजन तक पढ़ डाल रहे हैं इसके लिए, है अरे ना, बट बहुत, क्या मैं पढ़ना मैं है मैं वो रेलेवेंट देखिए है आपको। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं किसी मैटर की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आपने कहा कतई ठीक नहीं है। मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूं, क्योंकि मैं सारी संस्थाओं का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इस एग्जाम के लिए नहीं ठीक है। समझ रहे हैं, जैसे आपने बहुत बढ़िया बात कही कि लोग पढ़ते, आपने बहुत सटीक एक लाइन में कह दिया, बहुत ब्रॉड है, उतना पढ़ने के बाद फिर आप बचा कैसे पाएंगे। ये भी तो सोचिए, यहाँ एक दिन का नहीं तैयार हो रहा है, अगले दिन भूल जा रहा है, तो उसकी जरूरत नहीं है। वो अपने आप में बड़ा बढ़िया मैटर है, लेकिन कहाँ पे यूज करना है। जैसे आपके घर में मिसाइल भी रखी है, आपके पास लाठी भी रखी है, और आपके पास तलवार भी है, आपके पास सुई भी है, बटन लगाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, है ना। आई एम और पड़ोसी, है ना, पड़ोसी से लड़ाई हो जाएगी या भाई बहन में लड़ाई होगी तो मिसाइल दागेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं। अब वो जहां तमाचे से काम चल रहा है वहां तमाचा ही मारा जाएगा, वहां मिसाइल नहीं दागी जाएगी। और जहां पर तलवार जरूरी है वहां तलवार, जहां सुई की जरूरत है वहां सुई। तो मैटर सब अच्छे होते हैं, सबके प्रयास अच्छे होते हैं, अपना अपना लोग अपने हिसाब से करते हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं। लेकिन वही है कि कितना कहाँ क्या जरूरी है, और उतना आप अगर कर ले गए बस वही बहुत है। बाकी मैं कह रहा हूं ना, मैं दावे, जैसे मुझसे लोग कहते हैं आपके मैटर से कितने क्वेश्चन आएंगे, मैं सीधा बोलता हूं एक भी नहीं आएगा, ऐसे मैं बोल देता हूं। कितने क्वेश्चन है आपके, मैं टेस्ट सीरीज के लिए हम लोग जाने जाते हैं, टेस्ट सीरीज में हजारों की संख्या में हम लोग का भीड़ होती है, और टेस्ट सीरीज में रिजल्ट भी जो हमारे आते हैं उसका परसेंटेज 60-70% होता है कि लोग पास करते हैं। हमसे जब स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो वो पूछता है कि सर टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी ले लेंगे तो सारे क्वेश्चन उससे आ जाएंगे। मैं उसके दावे के साथ कहता हूं कि आने का तो दावा नहीं है, लेकिन ना आने का मैं पूरा दावा करता हूं। तो कहता था मैं क्यों ज्वाइन करूं, तो मैं कहता हूं कि इसलिए ज्वाइन करो क्योंकि पास हो जाओगे इसको ज्वाइन करके। मैंने एक दिन बताया था आपसे कि आप जाते हैं रोज कहीं, आपका जो डेस्टिनेशन होता है वो कोई एक्स पॉइंट है जहां पे आप जाते हैं, लेकिन आप जब जाते हैं तो रास्ते के बारे में भी आपको पता चलता है, फलाना शर्मा टी स्टॉल यहाँ पे है, फलाना फन माल वहां पे है, उस जगह पे पेट्रोल पंप है, उस जगह पे सब्जी की दुकान है, वहां पर टेम्पो स्टैंड है। आप ये इन सारे स्थानों पर जा नहीं रहे थे, लेकिन आपको पता है, तो हो सकता है कि डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन पेपर से, हमारे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन ना आए वहां पे, लेकिन इतने रास्तों से गुजरना होगा कि आसपास की चीजों से जो आप परिचित हो रहे हैं वो आपको पेपर में मिलेंगी और आप पास हो जाएंगे। बस यही आपको लेके चलना चाहिए। मैटर सब अच्छे हैं, भरा पड़ा है पूरा मार्केट, लेकिन आपको कहां से क्या चुनना है ये डिसाइड करना पड़ेगा तभी। ठीक है, आगे बढ़िए। और कोई सर, और सर जो आपने पॉइंट बोला ना कि आप जिस अभी पद के लिए हैं आपको ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करना है, सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए एक ऑनर, एक रिस्पेक्ट मेंटेन रखना है, डिग्निटी मेंटेन। जी बिल्कुल 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 सर, मैं इस चीज को याद रखूंगा और
कोशिश करूंगा बिल्कुल ये बिल्कुल बिहेवियर अपनी प्रिपरेशन में इनकलकेट कर पाऊं। बिल्कुल बिल्कुल लेके आइए। आपको जरूरत नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एम लक्ष्मीकांत जी की किताब नहीं सही है, वो उससे हाँ अच्छी एग्जैक्टली किताब कोई लिखी नहीं गई है। लेकिन बीओ के लिए अगर 2 महीने आपको तैयारी करनी है तो 2 महीने तो उसी को पढ़ने में लग जाएंगे, है ना। तो हमको थोड़ा दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, ये बात है जी। पारुल जी बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आज मतलब मैंने परसों बौद्ध धर्म पढ़ा था हाँ और जैन धर्म दोनों एक साथ ही हाँ लिए थे, तो इसमें आपने हाँ नोट्स में बिंबसार हाँ के बारे में बताया था कि इन्होंने जैन धर्म का मतलब ऑप्ट किया था, ये हाँ ठीक है ना। और हाँ। आपने वीडियो में बताया कि उन्होंने बौद्ध धर्म ऑप्ट किया था, तो इसमें मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन हो गया है। आप ये जो कंफ्यूजन है इसको लिख के ऐसे भेज दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको ग्रुप में ऐसे बता दूंगा, मैं देख लूं। हो सकता है कि मुझे भी देखना पड़ेगा ना कि मैं गलत बोला हूं या क्या किया हूं। हो सकता है मेरे बोलने में गलत हो गया हो, जी जी तो मुझे भी वो क्लास देखनी पड़ेगी। यहाँ अभी पॉसिबल नहीं है, तो दोनों चीजें मैं देख के आप यही क्वेश्चन मुझे चाहे पर्सनली मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं जल्दी देख लूंगा उसको। ऐसे ऐसे सर भेज दीजिएगा, है ना। सर आपके हाँ नोट्स में ये जैन धर्म में ही दिए हैं। हाँ दिए होंगे, बिल्कुल दिए होंगे। और अभी थोड़ा सा संभव नहीं है कि उसको, और टाइम भी कोई बात ज्यादा हो जाएगा, है ना। जी जैसे ये जी कहाँ पे दिया है, 1 मिनट मैं नोट्स ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 सर मिनट। पेज हो नंबर सकता है 26 26 मैं पहुंच भी गया वहां। जी और पेज नंबर जैन 26 में संज्ञा ये जैन संगीतियां दी हुई हैं। जी जी इसमें पहला लिखा है कि महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ। जी और फिर आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि 26 में कहाँ पे दिया है, सर अमोघ वक्त के महावीर के बारे में दिया। समकालीन शासक, ये फर्स्ट जो है। अच्छा, महावीर के समकालीन शासक। अच्छा। महावीर के समकालीन शासक बिंबिसार, चंद्रप्रदोत, अजात शत्रु, उदयन, दधिवाहन और चेटक थे। ये सभी जी जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। जी अब इसमें क्या कंफ्यूजन ये हो रहा है कि मैंने बिंबिसार को बुद्ध में भी बता दिया है ना। यही जी सर, यही आप बता रहे बिंबिसार हैं, को भी और उदयन को भी। उदयन को भी। ठीक है, बिंबिसार। तो आपका ये है कि ऐसा दोनों में था कि नहीं था, ठीक है। इसको जी मैं देख के क्लास को फिर से वो कर दूंगा। ये क्वेश्चन आप प्लीज मुझे भेज दीजिएगा, है ना। सर मैंने बिंबिसार, सेंड कर ठीक चुकी है। हूँ आपको। हाँ ठीक है, उसको आप भेज दीजिएगा। मैं इसको पूरा वो करके एलोबरेट करके ग्रुप में दे दूंगा, सब लोग इसको समझ लेंगे। जरूरत पड़ेगी तो मैं 5 मिनट का इस पे वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन मुझे चेक करना है कि वो मैं गलत तो नहीं बोला हूँ। जी जी वैसे ये तो बहुत सारे शासक हैं जो दोनों को मानते थे। एक प्रश्न यहीं पर पूछा जाता है शासकों को देके, यूपीएससी में पूछा गया था शायद, अशोक को लेके या किसी को लेके, याद नहीं आ रहा है मुझे एग्जैक्टली। वो टेस्ट में आपके मैं डालूंगा कि उसमें ऐसा था कि उसने बौद्ध धर्म का समर्थन किया लेकिन जैन धर्म का विरोध किया। जबकि ये था कि उसने ना जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को सम्मान दिया था, विरोध किसी का नहीं किया। लेकिन जो बौद्ध धर्म को था उसको भाई ज्यादा उसने पसंद किया, लेकिन जैन का जो है उसने विरोध नहीं किया। कोई एक पर्सन है जिसने जैन को भी बौद्ध को दोनों को माना, लेकिन उसने अगर चुनने की बात की जाए तो बौद्ध को चुना। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए। एक मैं एग्जाम्पल केवल दे रहा था, तो मैं इस फैक्ट को चेक कर लूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि मैं गलत बोला हूं क्या है, ठीक है। ओके आगे सर जी ग्रुप पे जरूर बता दीजिएगा प्लीज, जी। ग्रुप पे जरूर बता दीजिएगा जिससे कि नहीं कंफर्म हो नहीं, जाए। ग्रुप में ही बताऊंगा वो सारे लोगों को। अब ये जितने लोग हैं और नहीं भी है उनके सबके लिए। अगला कोई जो भी किसी को डाउट हो, ये बस ऐसे ही तो, यही तो मजा आना है, इसी से तो हम लोग सीखेंगे। आपको मैं बताऊं, बड़ा मजा आता है जब आप लोग कुछ पूछते हैं और उसमें लगता है कि हाँ, तो मुझे भी सुधार करने का मौका मिलता है। जी सुनील जी बताइए। सुनील जी कौन बोल रहा था बताइए, माइक ऑन हुआ था किसी का। सर हाँ जो कथन कारण वाले प्रश्न पहले आप कराते थे फ्री वाली क्लासेस में, वैसे प्रश्न कराया करें जिससे थोड़ा हम लोग जो है आसानी। आपके टेस्ट में वो रहेंगे। कथन कारण के प्रश्न को थोड़ा सा मैं एक बार एलोबरेट किए दे रहा हूं कि कैसे उसको करते हैं अभी से, जिससे आप सोचना चालू कर दें। कहीं कहीं मैं क्लास में भी बताऊंगा, आपको बताया ही होगा। कथन कारण का प्रश्न ऐसे होता है, सबसे पहले तो इसमें पहला एक होता है वो कथन होता है और दूसरा होता है वो कारण होता है। कथन का मतलब है, मैं बहुत सामान्य सा आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूं कि कथन जो दिया होता है, सबसे पहले हमको जब ये प्रश्न करें तो उसको चेक करना होता है कि ये सही है या फिर गलत है। ये सही होगा या गलत होगा, दो में से एक ही चीज हो सकता है। मान लीजिए कि यहां पे लिखा हुआ है भारत की राजधानी, सरल उदाहरण इसलिए कि समझ में आ जाए, नई दिल्ली है,
तो हमने इसको कथन को पढ़ा तो हमने कहा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ये बात सही है। तो पहला ए तो अब पक्का हो गया कि ए सही है। दूसरा लिखा हुआ था कि नई दिल्ली में के की जगह में कर दीजिए, लाल किला है, लाल किला स्थित है। हमने इसको भी पढ़ा, इसमें भी चेक किया कि सही है या गलत है, तो हमने कहा यह भी सही है। अब एक चीज तो निश्चित हो गई कि ये दोनों सही हैं। तो दो ऑप्शन हमारे जो नॉर्मली ऑप्शन बनाए जाते हैं, उसमें पहला ऑप्शन होता है कि ए और बी दोनों सही है और व्याख्या है। दूसरा होता है ए और बी दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। तीसरा एक ऑप्शन होता है जो होता है कि ए सही है आर गलत है। और चौथा एक ऑप्शन होता है जिसमें ये लिखा होता है कि ए जो गलत ए है वो गलत है और आर सही है। अब एबीसीडी का जो क्रम है अब आयोग चेंज करने लगा है। पहले तो ये निश्चित रहता था कि ए ऑप्शन में व्याख्या वाला, बी में व्याख्या नहीं है, सी में ए सही आर गलत और डी में ए गलत आर सही। लेकिन अब ये चेंज कर देता है, ये डी वाली ऑप्शन जो है डी वाली बात ए में लिख देता है, सी वाली बी में ऐसे कर रहा है। तो इस पे तो आप एक ध्यान देंगे ही। अब इसमें हमने देखा दोनों सही है। अब कैसे पता चले कि इसमें ए होगा कि बी होगा, व्याख्या है कि नहीं? तो हम यहां पे बीच में लगाते हैं क्योंकि ये कारण है, ये कथन है और ये कारण है। तो कारण होता है तो कारण की जगह, कारण के लिए यहां पर हम बीच की जगह में क्योंकि लगाते हैं और क्योंकि लगा के हम पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, बात सही है, क्योंकि नई दिल्ली में लाल किला स्थित है। तो क्या भारत की राजधानी इसलिए नई दिल्ली है कि लाल किला वहां पर स्थित है? आप लोगों को क्या राय है? नहीं बताइए। नहीं। तो बात यहां पर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करेगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा अलग बढ़ते हैं। नई दिल्ली में हम कह देते कि ताजमहल स्थित है, तो आर गलत हो जाता। यहां पे लाल किला हट जाता, यहां पे ताजमहल हो जाता, तो आर गलत हो जाता। अब उत्तर यह हो जाता कि ए सही है आर गलत है। यहां पे हम लिख देते भारत की राजधानी नई दिल्ली की जगह पे यहां पे हम लिख देते मुंबई है, तो ए गलत हो जाता। और यहां पे लाल किला ही रहता तो ये वाला सही हो जाता। अब आइए आप क्वेश्चन पे। अब मान लीजिए कि इसको यूपी स्पेशल में ये क्वेश्चन बनाया गया और यूपी स्पेशल में आपको ये क्वेश्चन बना के दे दिया गया कि मान लीजिए, या ऐसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन हम बना लेते हैं, यूपी स्पेशल में भी वो काम आ जाएगा। आपने कहा कि पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा जो है गोरखपुर में, ऐसा कर दीजिए गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। आपने फैक्ट चेक किया तो आपने कहा कि हाँ होती है। दूसरा कथन दिया हुआ है कि आगरा जो है, आगरा का तापमान उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमानों में से एक रहता है, या अधिकतम तापमान रहता है वहां पर। हर साल तो नहीं, कभी कभी अलग भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम तापमानों में से एक वो स्थान भी है। दोनों बातें सही हैं, व्याख्या नहीं करेगा। लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि सबसे ज्यादा वर्षा ए स्टेटमेंट में कहा जाए कि गोरखपुर में होती है और बी स्टेटमेंट में कहा जाए कि गोरखपुर जो है या उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर यहां पर कह दीजिए संवहनीय वर्षा के प्रभाव में आता है, या यहां पर संवहनीय वर्षा होती है। अब बताइए कितने लोगों को समझ में आ रहा है? थोड़ा अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। तो अब क्या होगा उत्तर? पहला है कि गोरखपुर में होती है, वो तो सही है। दूसरा क्या है? संवहनीय वर्षा वहां पे होती है? कोई बताइए सर। संवहनीय मतलब? बस यही तो बात है कि अब संवहनीय मतलब जानना पड़ेगा। कोई बताए संवहनीय मतलब क्या होता है? सर मेरा एक्चुअली इंग्लिश का बैकग्राउंड रहा है ना, इस वजह से पूछा था संवहनीय का रीजन क्या। अच्छा, संवहनीय मतलब अंग्रेजी आप पूछ रहे हैं? हाँ, एग्जैक्ट अंग्रेजी में आपको बता रहा हूं कि संवहनीय मतलब। और कोई बताए जो हिंदी मीडियम का हो? किसी को संवहनीय वर्षा नहीं पता है? अच्छा चलिए, मैं कॉन्सेप्ट इसका बता रहा हूं कि संवहनीय वर्षा कहां होती है। हवा गर्म होती है, और जब हवा गर्म होती है तो हवा गर्म होके ऊपर उठती है। तो जब गर्म हवा ऊपर उठ जाती है तो उनके साथ में संवहनीय धाराओं का भी ऊपर उठाव होता है। और जब वो ऊपरी वायुमंडल में पहुंचती हैं तो जब तापमान उनका जब ऊपर जाएंगे तो कम हो जाएगा, नीचे टेम्परेचर ज्यादा था। कोई भी चीज जो टेम्परेचर ज्यादा होगा यानी गर्म होगी,
और जब गर्म होगी हवा तो हल्की होगी, आसपास की वायु भारी है वो हल्की हुई, तो जो भारी वायु है उसका स्थान ग्रहण करने के लिए नीचे आएगी और ये हल्की वायु को ऊपर धक्का देगी। जैसे जैसे ये वायु ऊपर पहुंचती चली जाएगी तो ऊपर जैसे जाती जाएगी तो इसका जो टेम्परेचर है वो रिलीज होता जाएगा, और ऊपर जब जाएगी तो टेम्परेचर इसका इतना कम हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा, तो तापमान कम होने के कारण ये ठंडी हो जाएगी। और जैसे ये ठंडी होगी, ठंडी होने के फलस्वरूप जो इसमें आर्द्रता थी उसका संघनन होने लगेगा, कंडेंसेशन होने लगेगा। और जब ये संघनित होगी, संघनित होने के बाद में इसमें बूंदें बनने लगेंगी। तब तक वायु उसको रोके रहेगी जब तक उसमें रोकने की क्षमता है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, संघनन जब ज्यादा हो जाएगा, कंडेंसेशन ज्यादा हो जाएगा, तो बूंदें अब रोक पाने में वो वायु सफल नहीं होगी, तो ये बूंदें बनके फिर गिरने लगेंगी, क्योंकि अब इनका वजन ज्यादा हो गया, अब इतनी क्षमता उसमें नहीं, वायु ठंडी हो गई है, अब उसमें धीरे धीरे ये संघनित होने के बाद बूंद गिरने लगेगी। ऐसी वर्षा जो होती है उसको संवहनीय वर्षा कहते हैं। आप जरा बताइए कि संवहनीय वर्षा की अंग्रेजी क्या है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। आई थिंक सर ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात कर रहे हैं आप। ओरोग्राफिक रेनफॉल। और बताइए, आप लोग पार्टिसिपेट करिए ना। सर कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल होगी। वेरी गुड। मैंने जब उसी को बोल ही दिया है कि कन्वेक्शनल संगमन होगा और सब, तो कन्वेक्शनल रेन होगी, वो इसको कहते हैं कन्वेक्शनल रेन, ठीक है ना। अब यहां पर दो चीजें आपको जाननी थी कि वास्तव में ये संवहनीय वर्षा यहां पे होती है कि नहीं होती है। तो आपको पता है कि गोरखपुर में संवहनीय वर्षा नहीं होती है। ये जो क्षेत्र है ये मानसूनी वर्षा का क्षेत्र है। यहां पर जो वर्षा होगी वो मानसून के समय होगी, वैसे वर्षा कोई यहां पे नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में वैसी कौन सी वर्षा होती है? हाँ, वो कभी थोड़ी मात्रा में, ये तो सारी क्रियाएं पैरेलल सब जगह चलती रहती हैं, लेकिन जिस क्रिया के कारण जो क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होता है वहां पे उसका एरिया बोला जाता है, बताया जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र, तो अब इसको आप कहेंगे कि ये आर जो है वो गलत है। कुल मिला के कथन कारण का प्रश्न ऐसे करेंगे, मैं प्रैक्टिस और करा दूंगा क्वेश्चन के साथ में, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब करा दूंगा, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन आपसे 120 में ये पूछ ही लिए जाएंगे। और आपका जो टेस्ट होगा, आपके जो प्रैक्टिस होंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे, उनमें सब में ये क्वेश्चन रहेंगे कथन कारण के, तो उसकी चिंता मत करिए। लेकिन क्योंकि लगा के इसको निकालते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप जरूर क्लियर कर लीजिए। तो ज्योग्राफी जब हम डिस्कस करेंगे तो ज्योग्राफी में ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और कोई प्रश्न? सर जैसे टेली 30 का आप पहले चलती थी, अगर उस तरह की 1-2 क्लासेस हफ्ते में मिल जाए, यही कथन कारण नहीं सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन डेली 30 के साथ हुआ क्या, आप लोग हमारे परिवार में अब शामिल हो गए हैं। आपको मैं बताऊं, डेली 30 एक ऐसी क्लास थी कि अगर साल भर कोई उसको देख ले तो प्रीलिम पास कर जाए। ये मान रहे हैं आप कार्तिकेय जी की नहीं मान रहे हैं? जी सर, हम पहले पढ़ते थे, है ना, पढ़ते थे डेली। हम 20 क्वेश्चन उसमें एक टॉपिक से लेते थे, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का डेली का डिस्कस करते थे, रिवीजन भी करते थे उसमें पुराने। तो 30 क्वेश्चन रोज, यानी महीने में संडे को छोड़ के, और फिर उसका टेस्ट भी हम लेते थे, सब फ्री में प्रोवाइड कराते थे। लेकिन आपने देखा कि उसमें व्यूज कितने आते थे? 300, 400, बहुत आ गए तो 500 व्यू। पूरा दिन एक टीम वर्क होता था उसमें, पूरा दिन एक स्टाफ बैठ के उन क्वेश्चंस को छांटता था, टॉपिक पे बनाता था, सब पूरा वो करके फिर शाम को मैं उसको आधे घंटे 1 घंटे डिस्कस करता था। और लास्ट में उसमें व्यूज इतने कम आते थे, मनोबल डाउन हो गया। एकदम से लगा कि अब यार ये मैं क्या कर रहा हूं। लोग पता नहीं अजीब अजीब चीजें लोगों को पसंद आती है, लेकिन जब काम की चीजें कुछ करो तो खैर मैं ये मानता भी हूं कि भीड़ परचून की दुकान पे, चाट की दुकान पे होती है, सुनार की दुकान पे तो आप साल भर में 1-2 बार ही जाते हैं। इससे मुझे एक खुशी भी होती है कि सब लोग उसको नहीं समझ पाए, उसका एक लेवल था, लेकिन इसी कारण से उसको बंद करना पड़ा। अब आप कहेंगे कि आप कर रहे थे तो करने चाहिए, कोई देखे या ना देखे, ऐसा नहीं होता है। अपने पे शक होने लगता है, डाउट होने लगता है कि वास्तव में जो हम कर रहे हैं क्या ये इतना खराब है कि इसमें 500 लोग भी इससे नहीं हो रहे हैं। बाकी मैं और वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें 1.5 लाख 2 लाख व्यू आ रहा है। यूपी का करंट अफेयर डिस्कस कर दे रहा हूँ, फैक्ट केवल उसमें 2.5 लाख लोग उसको देख रहे हैं, और वो बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, उसको 500 लोग देख रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है उसमें। इस कारण से उसको मैंने स्टॉप किया। लेकिन आप लोग जब इसमें जरूरत महसूस होगी तो मैं ऐसे सेशन करवा के आप लोगों को समझाऊंगा तो जरूर ही, इतना वादा है मेरा, ठीक है। आगे हम लोगों के लिए थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे दिमाग में ये सारी चीजें हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन करना अगर सीखना है तो वैसा ही कुछ सेशन करना पड़ेगा हमको। ज्यादा ना करें, हफ्ते भर में 1-2 बार ही करें, तो उसको मैं करूंगा। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अभी 1-2 यूनिट कंप्लीट हो जाने दीजिए, तब इसको हम करेंगे। पारुल जी बताइए, कोई बात है? सर इसमें एक और मुझे
थोड़ा सा डाउट है, मतलब डाउट क्या, ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे पास हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं था। तो सर इसमें 590 ये महावीर स्वामी जी का जन्म परिचय है, इसमें 599 ईस्वी पूर्व अथवा 540 ईस्वी पूर्व ये दिया गया है, मतलब दोनों में ईस्वी पूर्व नहीं, ये हाँ, वो इसलिए दिया गया है कि ये किताबों में, एक किताब में कुछ मिला होगा, एक किताब में कुछ मिला होगा, तो वो दोनों ये महावीर में दिया होगा। ये सब नॉर्मली पूछा नहीं जाता है, बहुत इसके लिए परेशान मत होइए, है ना। अथवा ये 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व, तो ये दो स्रोतों से दो जानकारियां मिलती हैं। कभी आपसे ये पूछ लिया, वैसे ये नॉर्मली पूछा ही नहीं जाता, ये रेलवे और ग्रुप डी इन सब में पूछा जाता है, यहाँ पे आयोग ऐसा नहीं पूछता है। लेकिन ये गलती नहीं है, ये कहीं स्रोत में ये मिल रहा है, कहीं पे स्रोत में ये मिल रहा है, इसीलिए दोनों लिख दिया गया जी। हाँ, कंफ्यूज उसमें नहीं होना जी। अगला कुछ बताइए, सब लोग पार्टिसिपेट करिए, पूछिए, ऐसे ही बातें करिए, हम लोग मस्ती करने आए हैं, ठीक है। मस्ती मस्ती में सीखेंगे, मस्ती की पाठशाला है ये। सर ये पूछना था कि जैसे चैप्टर वाइज है, मतलब जैसे पढ़ लिया प्राचीन भारत के स्रोत, तो इसकी प्रैक्टिस मतलब कैसे करें चैप्टर वाइज? एक तो मैंने कहा है कि आपका मैं फुल टेस्ट ही लूंगा, पूरे जरूरत पड़ेगी 2 टेस्ट भी कर लेंगे, नहीं तो 1 टेस्ट पर्याप्त होगा। पूरे प्राचीन भारत के इतिहास से 120 क्वेश्चन छांट के आपसे हुए, तो हर चैप्टर से मान लीजिए कि जैन से 2 क्वेश्चन हमने पूछ लिया, एक हमने पूछ लिया कि महावीर के बारे में, दूसरा हमने उनके पंच महाव्रत के बारे में पूछ लिया, एक कोई क्वेश्चन उनके स्टेटमेंट में दे दिया त्रिरत्न के बारे में। तो पूरा चैप्टर आप पढ़ने को मजबूर हो गए, कहीं ना कहीं रिवीजन आपने पूरा किया होगा, तभी आप कर पाएंगे। ऐसे हमने सिंधु सभ्यता पे ऐसे सब बना लिया, तो पता चला कि 10-12 चैप्टर हैं और उससे हमने 120 क्वेश्चन बनाए, तो हर चैप्टर से 5-10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ऐसे आते चले गए, जहां पे जैसी जरूरत हुई। एक तो ये रिवीजन हो जाएगा। फिर जो मैंने बताया कि पुराने क्वेश्चन आप देखेंगे, जो पुराने क्वेश्चंस का मैंने कहा है कि एक आप सॉल्व पेपर ले लीजिए और उस सॉल्व पेपर में आप क्या करिए, उससे हल करते रहिए। उसमें पीसीएस के भी प्रश्न रहेंगे, उसमें आपके आरओ के भी प्रश्न रहेंगे, जीआईसी के प्रश्न रहेंगे, और जो भी एग्जाम आयोग कराता है आपके इसके प्रश्न रहेंगे, बीओ के। तो जो भी है, तो वो आप जब करते रहेंगे तो हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको आपकी नजर के सामने से गुजरते रहेंगे। फिर जब हम लोग टेस्ट करेंगे फुल लेंथ टेस्ट, तो उसमें भी कुछ नया आपके सामने आएगा, कुछ नए प्रश्न मिलेंगे, कुछ पुराने प्रश्न मिलेंगे। ऐसे रिवीजन करिए। क्वेश्चन तो आपको पुराने, देखिए पुराने क्वेश्चन सबसे ज्यादा हल करने की जरूरत, सबसे ज्यादा जरूरत किस लिए है? वो इसलिए कि वो रास्ता दिखाते हैं कि आपको जाना क्या है, वो ये बताते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। जब पढ़ना है तो क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ते समय आपको किन फैक्ट्स पे ध्यान देना है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप रट रहे हैं, चीजों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो पूछा जा रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ये आपको क्वेश्चंस बताएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी वो क्वेश्चंस काम आ जाएंगे, और दूसरा आपको ट्रैक भी दे देंगे। बाकी मैं जब आपको क्लास में ब्रीफ करता हूं, आपको बताता हूं आप लोगों को, तो मैं बताता हूं कि देखो ये पूछा जा सकता है, तो उस चीज को जहां पे मैंने कहा कि ये कई बार पूछा गया है, ये इस तरीके से पूछा जाता है, इसमें ऐसे प्रश्न बन सकता है, तो उसको आप तुरंत अपने नोट्स में अंडरलाइन कर लीजिए या कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिए। इस तरीके से आप लोग करिए। लेकिन प्रैक्टिस तो जरूरी है, ये आपने बहुत सही बात कही है कि प्रैक्टिस जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो पुराने क्वेश्चंस आप ले लीजिए, कोई सॉल्व पेपर उससे करिए, और बाकी जो हम लोग यहां करेंगे वो भी आपका रहेगा। तो ऐसे करिए। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छे पुराने क्वेश्चन है, और साथ में जो हम लोग यहाँ करते रहेंगे वो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही देंगे। सर नमस्ते। नमस्कार सर, मैं ये बोल रही थी सर, कम समय में स्मार्ट स्टडी हम कैसे कर सकते हैं? कम समय में स्मार्ट स्टडी ऐसे कर सकते हैं कि आप जो क्लास देखें उसको उसी दिन कंप्लीट करें, जो क्लास देखें उसका नोट्स उसी दिन पढ़ें, और जो क्लास देखें उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अगले दिन या उस दिन देख लें। स्मार्ट स्टडी में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये कतई नहीं होता है कि कम पढ़ना पड़ता है। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कम समय में ज्यादा अच्छे से तैयार करना। परिभाषा इसको बदलिएगा। स्मार्ट जब शब्द आता है तो स्मार्ट का मतलब ये नहीं होता है कि कम पढ़ के सेलेक्ट हो जाना, ये होता है कि कम मेहनत करके, कम संसाधन का उपयोग करके, कम समय में अच्छी चीजें तैयार कर लेना। तो इसके लिए यही है कि क्लास आपने देखा, फिर आपने नोट्स पढ़ा। बहुत सारी बातें हो सकता है क्लास में आपको ना बताई गई हो, नोट्स में हो जाए आपके, वहां से उसको तैयार कर लिया। इंपॉर्टेंट बातें क्लास में बताई गई, और फिर उसका जो आपने आंसर लिया है उसमें अगर चैप्टर वाइज दिया है, सब्जेक्ट वाइज दिया है, तो उस चैप्टर से, अमुक चैप्टर से, मान लीजिए मौर्य आपने पढ़ा, तो मौर्य का आपने उठाया और मौर्य के 20 क्वेश्चन उसमें दिए थे कि इन सालों में ऐसे ऐसे ये प्रश्न पूछे गए हैं। 1999 में ये पूछा गया, 2005 में ये पूछा गया, 15 में ये पूछा गया। आपको मिलेगा हर साल पूछा भी नहीं गया है, लेकिन हो सकता है आपके साल में आ जाए,
तो आप क्या करेंगे, तो विभिन्न सालों में विभिन्न वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को आपने सॉल्व कर डाला। फिर जब प्रैक्टिस हुई, जब हमने यहाँ पे टेस्ट लिया, उसको टेस्ट कहिए, प्रैक्टिस से ज्यादा जरूरी है कि उसको टेस्ट के रूप में देखा जाए, तो आपने देखा कि आपने जो पढ़ा था वो वास्तव में तैयार हुआ था कि नहीं, आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रही हैं, तो आपने देखा कि क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि वो तैयार है। 80%, 70% परफॉर्मेंस आपकी आ जाए तो आप मान लीजिए कि बहुत अच्छा आपने पढ़ा है। अगर वो 50%, 40% है तो आपको उसको 70 ले जाना है, तो आप फिर से उसको पुराना अपना जो पिछले हफ्ते में आपने काम किया है उसको पढ़िए। संडे को पूरा सबसे ज्यादा जरूरी इसमें रिवीजन है। जो स्मार्ट स्टडी आप बता रही है, इसमें स्मार्ट स्टडी में मतलब सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो रिवाइज करना है। पुराना जितना पढ़ा उसको रिवाइज किया, फिर आगे बढ़े, पुराना जितना पढ़ा फिर उसको रिवाइज किया, लेयर बनाते चले गए। यही एक तरीका है। फिर आप इसको जब कर रहे हैं तब कोई समस्या आएगी तो हमको बताइएगा, लेकिन तरीका यही है। जैसे ये प्रैक्टिस सेट है, हम सॉल्व खरीदे या अनसॉल्व? सॉल्व खरीदे। अनसॉल्व खरीदेंगे तो आप आंसर ढूंढने में बहुत समय आपका चला जाएगा, और मार्केट में अनसॉल्व प्रैक्टिस सेट, अच्छे जो प्रैक्टिस सेट है वो अनसॉल्व आते भी नहीं है। आप यूथ का या घटना चक्र का आप लीजिए, और मैंने अभी तरीका बताया था ना कि आपको कैसे हाइड करके क्वेश्चन को हाइड कर लेना है आंसर को, और उसके बाद में तो आप उसको टेस्ट भी देती चली जाएंगी, और इस तरीके से आप करिए उसको, ठीक है सर? हाँ। उसमें इसमें मार्केट में पुराने पैटर्न पे आ रहा है, उसको ही खरीद ले। अभी न्यू वाला तो आया नहीं है। न्यू नहीं आया तो कहां तक इंतजार करेंगे, आपका समय निकलता जा रहा है। न्यू में क्या करेंगे, 1-2 साल के प्रश्नों को और जोड़ेंगे। जो उपलब्ध है लेटेस्ट, मार्केट में जितना लेटेस्ट उपलब्ध है उसको ले लीजिए, क्योंकि अभी वैकेंसी जब आएगी, आने के बाद में फिर ये लोग तैयारी शुरू करेंगे, तब उसको पब्लिश करके छापेंगे तो 2 महीने निकल जाएगा। इतना कोई अपडेट बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। पुराने बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उनसे आप कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट हो उसको ले लीजिए, बहुत फिर ले लीजिएगा, मन करेगा। 150-200 रुपए के तो आ जाते हैं। पैसा इन चीजों में मत बचाइए, इन चीजों में पैसा खर्च करिए। 150-200 रुपए फिर खर्च कर लीजिएगा, मन करेगा तो, नहीं तो इसी से काम चल जाएगा, कोई उसमें बहुत समस्या नहीं होगी, ठीक है। आपका नाम क्या है? आपका नाम इसमें LK लिखा हुआ है, लक्ष्मी कुमारी। यस सर। नहीं, मेरा हाँ VK। हाँ, अच्छा आप ये अच्छा आपने दूसरे नंबर से ज्वाइन कर रखा है क्या टेलीग्राम? हाँ, क्योंकि जिस नंबर से एक्टिवेशन है उस नंबर से आपको ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। चलिए ठीक है, दूसरे नंबर से है। हाँ बस ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए और बताइए। मेरे बच्चे भी हैं, ज्वाइंट फैमिली है सर, मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ। आपको मैंने पर्सनली भी व्हाट्सएप पे कॉल किया था सर। अब अगर मैं आपके पास, मेरी ऑफिस होती तो दिन में बच्चों को मैं बुला लेता और उनको यहाँ पे पढ़ाता, तो आप पढ़ लेती। लेकिन दिक्कत यह है, आप कहाँ रहती हैं? आप कहीं अलग हैं, हम कहीं बिल्कुल डिस्टर्ब होता है, लेकिन आप ही जैसे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लीजिए, जब बच्चे सो रहे हैं तब पढ़ लीजिए, जब लोग शांत है रात का समय निकाल लीजिए, दिन में सो लीजिए। ये सब नियम छोड़ दीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही साधना करना है, जब आपके लिए सुटेबल हो। पुराने समय से देखा जाए तो इस समय हमको क्लास भी नहीं करनी चाहिए था, रात 10 बजे कौन सी क्लास चलती है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं ना, नियम तोड़ रहे हैं ना, तो वहां भी तोड़ दीजिए। रात में पढ़ लीजिए 12 से 4, फिर सोइए। घर वालों को बता दीजिए BO बनना है मुझे इस बार, और ज्यादा डिस्टर्ब मत करो। तो सेलेक्ट हो गई तो सबसे पहली कार्रवाई तुम्ही लोगों पे होगी, जो आसपास के मास्टर हो आपके यहाँ, तो वो सब हेल्प करेंगे। तो ये जो है जैसे सेट हो पाए, 4-5-6 घंटे निकालना है आपको, दिन रात मिला के। अब अगर दिन में निकले तो दिन में, नहीं तो रात में 12 से 4, जैसे लोग 12 से 3 शो देखते हैं, आप अपना शो चलाइए, पढ़िए। त्याग तो करना पड़ेगा, चैलेंज लेना पड़ेगा, तभी होगा। और जब चैलेंज होते हैं तो पढ़ाई अच्छी होती है। दिन भर जो पढ़ेंगे, दिन भर तो कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। आपके पास चैलेंज है कि रात में अगर नहीं पढ़ लेंगे तो दिन में नहीं पढ़ पाएंगे, तो रात में आप बैठिए, चाय पीजिए, चाय को दोस्त बनाइए। बाकी चुनई नहीं मत खाइएगा, वो गलत आदत मत डालिएगा। हमारे कुछ जानने वाले हैं जो रात में पढ़ते हैं तो चुनई खाते हैं, वो कहते हैं कि चुनई खा खा के नींद नहीं आती है। तो कई बार तो रात में चुनई ही खाया करते हैं, वो पढ़ते है ही नहीं है ना। कुछ भाई लोग और हैं जो और भी उनके पास युक्तियां हैं, आप समझ रहे हैं। रात भर पता चला। एक तो ये कुछ फिल्मों ने बड़ा बर्बाद किया, ये जब से ये प्रकाश झा ने वो सब सीरीज बनाई ना, वो वाली फिल्म क्या नाम था उसका, जो वो बिहार वाले कांड पे बनी थी, है ना, कि कौन बताएगा नाम, जिसमें अजय देवगन SP बने थे। अरे यार आप लोग फिल्म देखते हो, गंगा जल, ऐसी कई फिल्में हैं। उसको देखने के बाद जितने लोगों का टारगेट IPS था, वो लोग पढ़ना बाद में शुरू किए, सिगरेट पीना पहले शुरू कर दिया।
है ना। सब लोग कहे कि अगर आईपीएस बनना है तो सिगरेट पीना सबसे ज्यादा जरूरी है। गंदी चीजें क्यों सीखो भाई, अच्छी चीजें सीखो ना। क्योंकि वो एसपी साहब जैसे टेंशन में जरा सा आते थे, साधु यादव का बेटा जरा सा अगर कुछ उकमज किया तो वो तुरंत वो निकालते थे, फूक रहे हैं। अब बच्चों को लगा कि ये सिगरेट ही है जो एसपी बनाएगी, तो उसमें और बहुत कुछ दिया था, लेकिन बच्चों को ये ज्यादातर समझ में आ जाता है। सबको मतलब ये गंदी चीजें तो सबको आकर्षित करती हैं, तो उनसे बचे भी रहना है। पता चला सेलेक्ट हो गए, 3 साल बाद फिर खांसी इतनी आने लगी कि कोई मतलब ही नहीं रह गया, फेफड़ा तो खत्म कर लिए। 20-20 सिगरेट रोज पीते थे भाई लोग। कई लोग तो गुट्टी भी मारने लगते हैं, बाल जीवन गुट्टी, कि रात में जगना है तो गुट्टी, और पूरी रात गुट्टी मारते, पढ़ते हैं नहीं, केवल जगते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। एक शेड्यूल बना के सही से जब जो आपके लिए अनुकूल हो वैसा कदम उठाइए, वैसा पढ़िए, ठीक है। सर मैं लास्ट 2-3 टाइम से मतलब ऑल ओवर एग्जाम यूपी लेवल पे लगभग 50% अटेम्प्ट करता हूँ, 52, 53, 54, मैक्सिमम 57 रहा है मेरा स्कोर। अब उससे आगे गया नहीं हूँ कभी। बहुत कम अटेम्प्ट करते हैं आप। क्योंकि आपको बताऊं कि अगर सेफ होना है तो यूपी के एग्जाम में 65%, मैं पूरा इसका आपको बता रहा हूं कि जैसे पीसीएस का है 150 क्वेश्चन का पेपर होता है। अगर आपको श्योर होना है कि बिल्कुल हमको अपना पेपर मिलाना ही नहीं है, डायरेक्ट मेंस की तैयारी करना है, तो 90 क्वेश्चन करके चले आइए। मैं बता रहा हूं कितना भी सरल पेपर होगा, सीट 400-500 अगर होंगी तो 90 क्वेश्चन पे हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग के साथ। 90 क्वेश्चन के हिसाब से वो हुआ 60%। जब भी आपको करना है तो आपके दिमाग में टारगेट 65% का होना चाहिए। जितना आपको करना है उससे थोड़ा सा ऊपर का टारगेट। जब आप अटेम्प्ट ही 57-58%, 54%, 52%, 55% करेंगे तो 60%, 65% तो नहीं सही होगा, क्योंकि उसमें गलत भी होगा। मान लो गलत निकाल के आपका इतना हो जाता है तब भी नहीं पास होगा। तो 120 क्वेश्चन में आपको कम से कम सॉल्व करना है, कम से कम दिमाग में रखिएगा 95 प्लस करके आना है, 100 टच कर देना है। 100 जब टच करेंगे तो 20 गलत होंगे, 20 गलत होंगे तो 80 पे आ गए, फिर 7 क्वेश्चन और निकल जाएंगे, तब आप 73 पे आए। इतना टारगेट तो मेंटेन करके चलना है दिमाग में ना। पिछली बार कट ऑफ 60 के करीब थी, हो सकता है इस बार 65 से ऊपर चली जाए, 70 के आसपास चली जाए। कैसा पेपर आता है इस पे डिपेंड करेगा। तो आप कम से कम 70 से ऊपर का तो लेके चलेंगे ना। तो 95 के आसपास अटेम्प्ट करना है, 95 से 100 के बीच में। उसमें से 20 से 25 के बीच में गलत करना है। करना नहीं है, वो हो जाएगा, उसको करना नहीं है। तो बचा 70 में से 8 निकल जाएगा, तो फिर 62 पे तो आप आ गए। लेकिन आप जब अटेम्प्ट ही 80 करके आएंगे तो 15-20 तो गलत होना ही है। कितना भी बढ़िया एक्यूरेट आप करके आएंगे, लेकिन 15-20 तो गलत हो ही जाएंगे। अब 80 में 15 गलत हो गया, 65 पे आ गए, और 15 का 5 और कट गया, 60 पे आ गए, बॉर्डर पे पहुंच गए। और अगर 20 गलत हो गया तब तो खत्म ही हो गया मामला। अभी से जिस दिन से पेपर टेस्ट आपका शुरू होगा, अगले हफ्ते एनसीईआरटी हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, इसी हफ्ते में, मतलब इसी हफ्ते में लास्ट तक एनसीईआरटी हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का टेस्ट रखेंगे। जिस दिन टेस्ट होगा उसके एक दिन पहले हम आपको 2 दिन पहले बता देंगे कि टेस्ट है। आप लोग जब कहेंगे तब उसी हिसाब से रखेंगे, टाइम भी हम डिसाइड कर लेंगे। तो उसमें आप अटेम्प्ट करिए कम से कम 100। यहाँ पे जितना सीखना है सीख लीजिए, यहाँ पे जितनी गड़बड़ परफॉर्मेंस कर पाइए कर लीजिए। एग्जाम में मुझे अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। यहाँ पे आप 120 अटेम्प्ट करके देख लीजिए, किसी टेस्ट में 110 करके देख लीजिए, किसी में 80 करके देख लीजिए, किसी में 90 देख लीजिए। कितना ज्यादा करने पे आपका ज्यादा सही होता है कि कम करने पे। एक सेफ साइड से खेला जाता है और एक होता है रिस्क लेके खेला जाता है। तो रिस्क लेके खेलने पे ज्यादा, सबका अलग अलग टेम्परामेंट होता है। कई लोग होते हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, उनका 80 सवाल वो करेंगे तो उनका, मेरे हैं जानने वाले और मेरे मतलब खास लोग हैं, जो अगर वो 80 करके आए तो उनका 5 ही गलत होता है। तो उनके लिए ठीक है, उनका 5 गलत होगा तो वो 72-73 पे पहुंच गए। 73 क्वेश्चन उनका सही हो गया, 72 सही हो गया। लेकिन जिनका कितना भी कोशिश कर डाले 15 से नीचे गलत ही नहीं होता है, तो उनको तो फिर ज्यादा करना पड़ेगा ना, उनको तो 95 से ऊपर जाना पड़ेगा ना। तो ये सारे प्रयोग यहां कर लीजिएगा, खूब बढ़िया से कर लीजिएगा। यहां पूरी छूट है, जितनी गलतियां यहां कर लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में वो एक भी नहीं होंगी। और जो लोग टेस्ट नहीं देंगे, जो लोग सकुचाएंगे, शर्माएंगे, मेरी इज्जत लुट जाएगी, बदनामी हो जाएगी, हमारा 40 स्कोर आ गया। जिसका पहले टेस्ट में 40 आया है वो 100 पहुंचा सकता है, लेकिन जिसने टेस्ट ही नहीं दिया है वो 40 से नीचे चला आएगा। जिसका 70-80 आया है वो खुश हो, और जिसका 40 आया है उसको और खुश होना चाहिए, क्योंकि उसको अपनी कमी पता चल गई। इतना बुरा करने वो जा रहा था एग्जामिनेशन में, वो यही लेके वहां पे जाता, यही कैरी ऑन करता, वहां पे लेके जाता और कहता कि लो मैं बहुत वहां टेस्ट नहीं दिया हूं, यही करूंगा,
निबंध कोई नहीं पढ़ता। मैंने कई बार ये चीज देखी है कि निबंध लोग सोचते हैं बचपन से लिखता है बहुत बढ़िया, हम सब निबंध लिख देंगे, और वहां पे जब लिख के आते हैं तो पता चला है कि 50% नंबर भी नहीं आते हैं, और निबंध के कारण वो मेंस फेल हो जाते हैं, बाकी में अच्छा नंबर आता है। हुआ क्या कि आपको 4 निबंध लिख लेने थे, स्ट्रक्चर बना लेना था। और सीधी एक बात है, आप जितना ज्यादा लिखेंगे आगे उसको उतना कम आपको लिखना पड़ेगा। आज की क्लास में भी मैंने बोला है कि जो बचपन में ज्यादा लिखता है वो बड़ा होकर कम लिखना पड़ता है। वो साइन करेगा, आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, अधिकारी बन गया, बड़ा बिजनेसमैन बन गया, उसका सीईओ है, तो केवल साइन करेगा। और जो बचपन में कम लिखेगा वो जाके आगे ज्यादा लिखेगा, बाबू बन जाएगा। वो तो रात दिन नोटशीट तैयार कर रहा है और वो चिड़िया बैठा रहे हैं महोदय दूसरे, क्योंकि उन्होंने बचपन में ज्यादा लिख लिया है। तो जितना प्रैक्टिस, जितने स्टूडेंट के रूम में, जिस स्टूडेंट के रूम में रफ कॉपी नहीं होती है, समझ लो वो पढ़ नहीं रहा है। जिस स्टूडेंट के रूम में कागज कुछ कूड़ा कबाड़ा रोज नहीं निकल रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है। आंसर लिखिए, फिल्म्स पढ़ रहे हैं उसका गोदा गादी कुछ करिए, गोला बनाइए और कूड़ा इकट्ठा करिए। जितना कूड़ा ये कमरे से निकल रहा है वो आपके दिमाग का कूड़ा निकल रहा है, वो जा रहा है, आपके दिमाग से हट रहा है, आपका दिमाग बढ़िया फ्रेश हो रहा है, अच्छी अच्छी चीजें रख रहा है। और नहीं तो ये जितना नहीं निकल रहा है सब आपके दिमाग में भरा है, यही लेके आप एग्जामिनेशन हॉल में। और ये पूरा गेम, कोई भी एग्जाम हो, ये पूरा गेम जो है वो काहे का है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट को एग्जामिनेशन हॉल तक ले जाने का। आप एक कोरियर वाले की, पार्सल वाले की तरह काम करते हैं। आपको यहां पढ़ाया जाता है, आप पढ़ते हैं, तैयार करते हैं, फिर एग्जामिनेशन हॉल वाले दिन इसी की डिलीवरी करनी होती है। उसके बाद आप भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर एग्जाम आए फिर याद कर लीजिए। उसी दिन उठा के उसको लेके जाना होता है। जितना जो लेके जा पाएगा, जितना भार सह पाएगा। पहले दिन कोई 20 किलोमीटर दौड़ पाता है? कोई नहीं दौड़ पाता। और जब लगातार प्रैक्टिस कोई करता है तो 20 किलोमीटर, पहले दिन तो 1 किलोमीटर दौड़ना मुश्किल होता है। 1 किलोमीटर क्या, 500 मीटर आप दौड़ के दिखाइए, हाफ जाएंगे। लेकिन 6 महीने लगातार दौड़ लीजिए तो आप 10 किलोमीटर दौड़ने लगेंगे, बन जाएगी आदत, बिल्कुल बन जाएगी। तो पहले दिन हो सकता है आपका स्कोर 30 आए 120 में, मैं कहता हूं बहुत अच्छा है। आपके पास अभी बहुत कुछ पाने का है। 90 क्वेश्चन है आपके पास पूरा खेलने को। जिसका 90 आ गया उसके पास तो 30 ही बचे हैं यार, उसको तो अब आगे कुछ बढ़ाना नहीं है, वो नहीं बढ़ सकता। लेकिन आपके पास अभी बहुत चांस है, 90 क्वेश्चन खेलने का चांस है। तो बढ़ाइए, 40 ले जाइए, 50 ले जाइए, 60 ले जाइए, 70 ले जाइए। जिस दिन 75 पहुंचे बस बिल्कुल कूल हो जाइए और अपना रिवीजन, फैक्ट याद करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कमियों को दूर करना, बस 80-85 तक मेंटेन हो जाएगा। और 65% से ऊपर आपका स्कोर जैसे आने लगेगा, बस आप कूल फेज में आएगा, मेंस पढ़ना चालू कर दीजिए। यही काम मेंस में भी करना होगा हम लोगों को। मेंस में भी हमको प्रैक्टिस करनी होगी। मेंस में भी हम जितना लिख लेंगे, हाथ, ये जो बहुत लोग दिमाग पे ज्यादा विश्वास करते हैं, मैं कहता हूँ स्टूडेंट को सबसे ज्यादा अपने पेन पे विश्वास करना चाहिए, अपनी उंगलियों पे, अपने हाथ पे विश्वास करना चाहिए। क्योंकि मेंस एग्जाम में या प्रीलिम्स एग्जाम में जितना ये प्रैक्टिस यहाँ करके जाएगी उतना सटीक गोले आपके बनेंगे प्रीलिम्स में, और जितना प्रैक्टिस करके जाएगी ये आपकी उंगली उतना सटीक आप लिखेंगे आंसर वहां पे मेंस के एग्जाम में। तो आपको हर हाल में प्रैक्टिस करना है, जैसा एग्जाम होगा वैसी प्रैक्टिस करना है, और कूड़े कबाड़े को निकालना है। रफ भरिए, ले आइए पूरा बंडल, रिम ले आइए। बहुत खराब पेज में, रफ का मतलब ये मत सोचिएगा कि वो गंदा वाला पेज की बात मैं कर रहा हूँ। रिम लाइए। और एक चीज मैं बताऊं, ये रफ और खरीदने में बहुत 10-20 रुपए बचाया मत करिए। जहां 30 रुपए का रफ मिल रहा है वहां 50 खर्च करिए, बढ़िया पेज में लिखिए। 20 रुपए में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, अच्छी फीलिंग आएगी यार, लिखने का मन करेगा। और उसको भरिए, फाड़िए, फेंकिए, लिखिए। जितना ज्यादा आप कूड़ा करकट फैलाएंगे अपने स्टडी टेबल पे उतना अच्छा एग्जाम होगा, ये मान के चलिए आप। ठीक है, तो ये बिल्कुल जरूरी है। हाँ सर सॉरी, मैंने आपको नहीं ठीक है, मेरी बात पूरी हो गई है। सर मैं पूछना चाहती थी कि एमसीक्यूज के लिए कौन सी बुक मेरे को ले लेनी चाहिए? मैंने ये 3-4 बार अभी बताया है कि आप पुराना कोई सॉल्व पेपर ले लीजिए जिसमें पीसीएस के, पीएससी के, पीसीएस मत कहिए, पीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पीसीएस एग्जाम के, आरओ एग्जाम के, बीओ के, जीआईसी के, जो भी लेटेस्ट पेपर हुए 8-10 साल के पेपर दिए हो, मार्केट में है ऐसी बुक। यूथ की है, घटना चक्र की है, लेकिन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लीजिएगा उसको। वो फैक्ट वाला मत ले लीजिएगा कि वो जो क्या बोलते हैं तथ्यसार मत लीजिएगा। आपको क्वेश्चन देख देख के प्रैक्टिस करनी है, ले लीजिए कोई। बाकी हम भी आपको एक बल्क में क्वेश्चन देंगे, लगभग 25 टेस्ट में आपके कराऊंगा, और बढ़ ही सकते हैं, कम नहीं होंगे इससे। 20-25 टेस्ट के बीच में 25 तो हो ही जाएंगे, टॉपिक वाइज लगभग 12-13 टेस्ट हो जाएंगे, और उसके बाद में 10 टेस्ट आपके लगभग फुल करा दूंगा मैं। और उसको 120 से गुणा कर दीजिए, तो अगर 25 हो रहे हैं तो 25 गुणे 12 है ना, आप गुणा करिए, देखिए कितने क्वेश्चन हो गए। 3,000 क्वेश्चन तो मैं भी आपको दे दूंगा। तो 3,000 क्वेश्चन तो ये डायरेक्टली होंगे, फिर इसकी व्याख्या आप देखेंगे, कम से कम 2 गुना और तैयार हो जाएगा। तो 8-10 हजार क्वेश्चन का आप एक
रेंज लेके जाएंगे जब एग्जाम देने जाएंगे। बस आप चलते रहिए थोड़ा, कुछ मेरे हिसाब से कुछ अपने हिसाब से मुझे चलाइए। तो लेकिन उसके पहले अभी से जो करना है वो पुराने क्वेश्चन का सबसे बढ़िया है। मार्केट में जो बहुत लोग प्रैक्टिस बुक बना के बेच रहे हैं तो वो क्वेश्चन उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते जो आयोग बनाता है। तो आयोग के क्वेश्चन आप लीजिए तो वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो आपको एक तो फैक्ट भी तैयार कराएंगे, जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि पूछा क्या जाता है। तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उन चैप्टर्स में आप उन चीजों पे ध्यान दे पाएंगे, उन तथ्यों पे, उन कॉन्सेप्ट्स पे, है ना। वही लीजिए, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए। ओके सर, थैंक यू। और बताइए फटाफट सब लोग आइए, हम लोग देर गए, कितना टाइम हो गया, 1 घंटे 20 मिनट में हैं हम लोग। सर एम आई ऑडिबल टू यू? यस यस सर मैं एक्चुअली अभी मैंने देखे सर आपने एशियन हिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड किए, राइट? तो सर मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि मैं सर अभी आपसे जुड़ा हूँ, सो क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए मेरा कि अभी मैं लेक्चर्स देखूं? लेक्चर्स का डेली आपका टारगेट होना चाहिए कि उसको आपको मस्ट बी कंप्लीटेड, उसको कंप्लीट ही करना है, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, जरा सा भी लापरवाही नहीं करनी है, उसको हर हाल में कंप्लीट ही करना है। बाकी उसके साथ में जो नोट्स हैं उनको पढ़ना है, और जो मैंने ये बताया है एमसीक्यूज ओल्ड ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो आपको लेने हैं उनको आप ले लीजिए, और लेने के बाद में उनको भी चैप्टर वाइज करना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं आपको अभी रेगुलर चालू करनी है। जैसे आपके कुछ क्लासेस छूट गए हैं, कुछ लेक्चर छूट गए हैं, तो आप रोज का जैसे रोज 2 अभी हो रहे हैं, इसीलिए मैंने अभी 2 ही रखे हैं कि जो 1-2 दिन बाद में ज्वाइन कर रहे हैं तो वो लोग भी कवर कर पाए। तो 2 अभी हो रहे हैं, 2 को तो रोज देखते चलिए, और पिछले वाले में के एक रोज देखते चलिए। तो 3 दिन 4 दिन बाद स्थिति ये आएगी कि आप 3 देख के पूरा पिछला भी कवर कर लेंगे इसी हफ्ते में, और ये भी हो जाएगा। और साथ में पढ़ते भी चलिए, साथ में नोट्स भी पढ़ते चलिए, और वो बुक ले लीजिए, मंगा लीजिए, क्वेश्चन भी देखते चलिए, फिर आपका टेस्ट होगा तो आप देखिएगा, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस आएगी आपकी, ठीक है। ओके सर, आपने पीवाईक्यूज के लिए पब्लिकेशन सजेस्ट किए हैं, यूथ का बोला, यूथ और घटना चक्र में गलतियां अपेक्षाकृत कम है, बाकी जो और है उनमें गलतियां बहुत ज्यादा हैं। तो कोई भी आप एक ले लीजिए इनमें से, जैसा भी आपका मन हो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। सुनील जी क्या बात है, बताइए। हेलो सर। हाँ सुनील जी, नमस्कार। हम प्रीलिम्स का जो है एग्जाम कई बार दे रहे हैं सर, हाँ, लेकिन मेरा निकल नहीं रहा है, मतलब उसमें कितना स्कोर रहता है? हम पूछना चाह रहे हैं सर कि मतलब किस हिसाब से, मतलब कितना स्कोर रहता है, कौन से एग्जाम में कितना स्कोर रहा, थोड़ा सा बताइए मुझे। जैसे आपने कोई एग्जाम प्रीलिम्स का दिया, बीच में क्वेश्चन किसमें 80-90 रहता है? पीसीएस में? पीसीएस का दिए सर, आरओ को भी दिए। तो आरओ में कितना था आपका? आरओ में जीएस में कितना था, हिंदी में कितना था? आरओ में सर वही मतलब 80 मतलब से क्रॉस किए थे, 80 और 90 के बीच में। तो हिंदी में क्या आपके 30 क्वेश्चन सही थे? हिंदी में सर मेरा 40 क्वेश्चन के लगभग सही था। 42 अगर उसमें था, 80 इसमें था, तो 122 123 तो ये कट ऑफ गई थी, तब तो आपने बहुत अच्छा किया था। कम रहा होगा जीएस में, पता नहीं किस वजह से माइनस मार्किंग नहीं। क्वेश्चन जब मैं पूछ रहा हूँ कितने सही थे, तो उसमें आपको ये बताना है कि माइनस मार्किंग निकाल के कितने सही थे। 80 सही थे, लेकिन गलत कितने थे ये भी तो मायने रखेगा। आप सीधा एक जानिए, जितना प्रैक्टिस आप कर लेंगे, एग्जाम बिना प्रैक्टिस के पास नहीं होगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, आप प्रैक्टिस करके जाइए। मैं आपको कह रहा हूं कि जितना आपको ज्ञान है, उसी ज्ञान को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो लगभग आपको 2 गुना ज्यादा वो फ्रूटफुल होता है, 2 गुना ज्यादा रिजल्ट देता है। आप पढ़ते चले जाते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आपके लिए वो खतरनाक हो जाता है ज्ञान, क्योंकि आप क्वेश्चन तो छोड़ते नहीं है। जैसे आपने पढ़ रखा है, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आपके दिमाग में रहेगा यार इसको पढ़ा तो था, कंफ्यूज होंगे, मारना बी था, सी लगा के चले आएंगे, क्योंकि बी सी में कंफ्यूजन था। आपने कम पढ़ा लेकिन बार बार प्रैक्टिस की है, तो ये क्लियर दिखेगा, बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि ये बी वाला ऑप्शन ही सही है, या सी सही है, या ए सही है। जो होगा वो उसमें क्लियरिटी ज्यादा होगी, उसमें डाउट नहीं रहेगा, उसमें सब कुछ आपको लगेगा कि ये बिल्कुल क्लियर कट है। तो जब गलत कम होंगे तो निगेटिव मार्किंग में वो जो बॉर्डर लाइन की स्थिति आपकी आती है, जैसे आप बहुत पीछे नहीं है, आपको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जान रहा हूं कि आप बहुत पीछे नहीं है। हिंदी में आपको फेल इसलिए कराया क्योंकि हिंदी में जो, अब आपको मैं बताऊं, आरओ का जो पेपर हुआ है ये 2021 वाला, तो 21 वाले पेपर में
हिंदी का एक हफ्ते लास्ट में मैंने प्रैक्टिस कराया था, लगभग 10 दिन में 7-8 क्लासेस ली थी, 6 टॉपिक की, किसी की 2-2 मिला के 8-9 क्लासेस ली थी। तो कुछ बच्चे थे जो बहुत घबराए हुए थे, वो उसी क्लास को देख डाले। पेपर इतना सरल आया था, इतना बढ़िया था पेपर कि 55-56 क्वेश्चन स्कोर वो एक हफ्ते में करके चले आए। तो जिनका भी स्कोर हिंदी के पेपर में 50 से नीचे गया, तो जीएस का पेपर टफ था, जीएस के पेपर में बहुत ज्यादा स्कोर किया नहीं जा सकता था, तो जिनका 50 से नीचे गया, 47 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन, और जीएस में बहुत अच्छा नहीं था, वो सारे लोग बाहर हो गए। और जिनका हिंदी अच्छा हो गया था, जीएस 2-4 कम ही हो गया था, जैसे 55 इधर हो गया और उधर 70 ही हो गया, तो 70 और 55 125 हो गया, आराम से वो पास कर गए। तो प्रैक्टिस, और उन्होंने क्या लास्ट समय प्रैक्टिस। मैं मैसेज आप लोगों को शेयर करके दिखा दूंगा कि लोगों ने ऐसे लिखा है कि सर एक हफ्ते केवल देखा था और ये मेरा हिंदी में इतना अच्छा स्कोर रहा। तो वो केवल इसलिए रहा, हमें बताने का केवल मतलब ये है कि उन्होंने क्वेश्चंस के तौर पे टॉपिक को रिवाइज किया और प्रैक्टिस कर डाली, तो उनका हो गया। आपको जितना ज्ञान है वो कम नहीं है, आप उसको प्रैक्टिस करके बढ़ाइए। क्वेश्चन जब भी, हाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन जब भी आप लोग देखें तो उसमें क्वेश्चन देखने का तरीका क्या होना चाहिए। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपने देखा और इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन है, एक्स वाई कुछ भी क्वेश्चन है, ए बी सी और डी, इसका उत्तर मान लीजिए सी है। इस क्वेश्चन का माइक बंद कर लीजिए आप, इसका आंसर सी है। अब सी आपने इसका आंसर पढ़ लिया और याद कर लिया कि ये सी है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ये तो तैयार हो गया, लेकिन फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो दिया होता है, एक्सप्लेन किया होता है, व्याख्या जो है, इसमें यहां पर दिया था मुंबई, यहां पर दिया था चेन्नई, यहां पर दिया था लखनऊ। तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा अगर एक्सप्लेनेशन में दिया है तो पढ़ लीजिए, नहीं दिया है तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा गूगल कर लीजिए, है ना, थोड़ा इसी समय। अगर लग रहा है कि आपको नहीं आता है तो आपने एक क्वेश्चन ये तैयार किया, बाकी 2-3 क्वेश्चन आपके और तैयार हो गए। अगला क्वेश्चन हो सकता है आर्थिक राजधानी पूछा जाए तो आप बता देंगे मुंबई है। अगला हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपने पढ़ा है तो लखनऊ हो गया। अगला हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कुछ समुद्र तल की ऊंचाई किस शहर की सबसे कम है, समुद्र तल से ऊंचा कौन ज्यादा है, नीचा कौन, तो चेन्नई के बारे में आपने पढ़ रखा था, तो चेन्नई वाला भी सही हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन एक था आपके सामने जो आया था, लेकिन उसको आपने बना दिया 4 के बराबर। और यही जो प्रोसेस होता है ये आपको पास कराता है। जब आप पढ़ते हैं तो आपका ध्यान होता है इस तरीके के प्रश्न भी कि हमसे पूछा जाएगा कि भारत की राजधानी क्या है, तो हम नई दिल्ली बता देंगे। और बाई द वे आपको नहीं याद आया कि नई दिल्ली है राजधानी, अब ये तो बड़ा सरल फैक्ट है, तो आपको याद होगा मैं जो कहना चाहता हूं वो समझिए। तो बाई द वे नहीं याद आया तो आप कंफ्यूज हुए कि मुंबई है कि दिल्ली है। पढ़ा तो कुछ था, एक आर्थिक राजधानी थी और एक ऐसी राजधानी थी, प्रशासनिक पूरी राजधानी थी, और वो सारे वहां पे जो संसद भवन वो सब कुछ वहां था, याद नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो गए। लेकिन जब चारों के बारे में पढ़ लेंगे तो थोड़ा थोड़ा याद आएगा कि नहीं, बिल्कुल क्लियर पता है कि मुंबई तो आर्थिक थी ही, चेन्नई के बारे में ये था, तो एलिमिनेट आपने कर दिया, इसको हटा दिया, ये वाला हट गया, ये वाला हट गया। अब 2 में कंफ्यूजन हुआ तो आपने कहा नवाबों का शहर तो लखनऊ कहते ही है, नवाबों का शहर पूछा गया है तो आपने लखनऊ मार दिया, नहीं तो दिल्ली पूछा गया तो राजधानी पूछा गया तो आपने दिल्ली ठीक कर दिया। तो ये 4 ऑप्शन आपने पूरा तैयार कर लिया। तो क्वेश्चन आप एक देख रहे हैं और वो आपके लिए 3 क्वेश्चन और लेके आ रहा है, 2 क्वेश्चन और लेके आ रहा है, तो उसका जो रिजल्ट है जो देखने का वो 4 गुना ज्यादा हो रहा है। तो आपके ये सीधे वहां पर भी एग्जामिनेशन हॉल में भी ऐसे ही काम करता है, वहां पर भी ये आपके क्वेश्चंस का जो गलत होने का जो रेशियो है उसको कम करता है, सही होने का रेशियो बढ़ाता है। क्वेश्चन देखने की स्पीड आपकी बढ़ती है, आप समय दे पाते हैं, सरल प्रश्न जल्दी कर लिए, कठिन प्रश्न, बहुत लोग हैं 150 क्वेश्चन का पेपर जब दे दिया जाता है तो वो पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पाते हैं, पूरा पेपर वो पढ़ नहीं पाते क्योंकि वो उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है पढ़ने की। और आप जब डेली कुछ ना कुछ देखते रहेंगे, 100, 150, 50, 100 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको पढ़ने, उसको समझने, उत्तर निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो स्पीड बन जाएगी। और स्पीड जिस चीज में बन गई आपकी, तो आप उसको, मान लीजिए कि 120 क्वेश्चन है, उनमें से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तो जो समय आपका उधर स्पीड बढ़ाने से बचा है वो इन 20 प्रश्नों पे आपने खर्च कर दिया। और ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, आप कितना भी पढ़िए, यही गलती होती है कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। और बहुत सारे लोग हैं बहुत कम पढ़ते हैं, ये भी एक स्मार्टनेस है, वो कम पढ़ के ज्यादा अच्छा करते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। वो तलवार खरीदने में ज्यादा विश्वास नहीं करते, वो तलवार को पैना करने में, तलवार को चलाने की स्किल जो है उसमें विश्वास करते हैं। वो तलवार खरीदे तो बहुत सारी, जैसे ये इतनी किताबें लगी, खैर ये किताबें जो लगी हैं इसमें एक भी कोर्स की किताब नहीं है, ये सब नॉवेल है, और ये सब ये इधर नीचे तक अलमारी है, तो ये पूरे अलमारी में सब ये नॉवेल और ये सब किताबें लगी, तो इसमें तो नहीं है। लेकिन अगर ऐसी किताबें बहुत लोग इकट्ठा कर लेते हैं,
अब एग्जाम मान लीजिए आपका, अब आपने 10 किताबें खरीद ली और एक किताब भी पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, पढ़ भी लिया तो दोबारा रिवाइज नहीं किया, तो कोई मतलब नहीं है। आप इनमें से 4 किताबें निकालिए जो 4 इंपॉर्टेंट है, कम पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, इन सबको छोड़ दीजिए। बहुत लोगों के कमरे में बहुत किताबें रहती हैं और वो पढ़ लेते हैं एक बार तो दोबारा रिवाइज नहीं कर पाते, और रिवीजन जब नहीं होता है तो कंफ्यूजन होता है। तो कहते हैं ना कि मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। तो नो नॉलेज में तो सिलेक्शन भी नहीं होना है, तो नॉलेज होना चाहिए लेकिन मोर नॉलेज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बताइए। सर इसमें हाँ, पीडीएफ नोट्स जो है मतलब सर कब कैसे होगा? पीडीएफ नोट्स मैंने दिया है आपको, ऐप पे भी पड़ा हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी पड़ा हुआ है, उसको निकालिए, प्रिंट आउट लेना हो प्रिंट आउट ले लीजिए, कहीं एक दुकान पे बात कर लीजिए। अब तो 50-60 पैसे में भी लोग निकाल देते हैं, 1 रुपए में तो निकल ही जाता है, 1 रुपए नहीं 50-60 पैसे निकाल देते हैं। अगर आप कहीं वैसी जगह पर रहते हैं उसको निकलवा लीजिए, 50-60 पेज के हैं सब, तो आप निकलवा के उनको रख लीजिए, पढ़िए। डिवाइस में पढ़ना चाहते हो, टैब वगैरह हो तो टैब में पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट ले लीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है सर, डाउनलोड करने तो मतलब निकल नहीं रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? डाउनलोड करने पे निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा होगा। और क्या, आपकी डिवाइस में सेव हो जाएगा, आप उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। आप उसको अब लोगों तक मत सर्कुलेट कीजिएगा, मेरा बहुत घाटा हो जाएगा लेकिन एक बात बता रहे हैं, उसको प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। बताइए और कोई प्रश्न? प्रैक्टिस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, प्रैक्टिस करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये मान लीजिए किसी भी चीज की, जैसे आपके पास बैट बॉल सब लाके दे दिया गया, स्टंप वगैरह सब, आप अच्छे खिलाड़ी बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे ना, जब तक बॉलिंग नहीं करेंगे, जब तक आप बैटिंग नहीं करेंगे, जब तक आप दौड़ेंगे नहीं फील्ड में, जब तक आपको टेक्निक नहीं पता होगी कैसे छक्का मारा जाता है, कैसे चौका मारा जाता है, तब तक नहीं। तो संसाधन जुटाने से कुछ नहीं होता है, संसाधनों का अनुप्रयोग करने से होता है, एप्लीकेशन उसका जरूरी है। ठीक है सर, एक और ही कराते सर कि हमसे क्वेश्चन जो है कराएंगे। क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन आपको टेस्ट होंगे, उसमें मिलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम कुछ क्वेश्चन समझाने के लिए हम सेशन भी ले लेंगे। ठीक है, और बताइए और कोई प्रश्न? नहीं, प्रीलिम्स में समस्या नहीं होगी, आप प्रैक्टिस करिए, ठान लीजिए कि जब तक 100-150 क्वेश्चन देख नहीं लेंगे नहीं सोएंगे, चाहे अगले दिन पूरा दिन कुर्सी पे बैठ के हमको बीते, लेकिन हम नहीं सोएंगे तो नहीं सोएंगे। 4 दिन आप शरीर को कष्ट दीजिए, 5वें दिन से शरीर वैसे याद दिलाएगा भैया पढ़ लो, रात में सोना है ना। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ये दाल भात खा के जो सोने की स्थिति है, इसमें आलस बहुत आता है, थोड़ा सा है ना, समय नहीं, समय निकल। एक चीज मैं बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा व्यस्त कोई नहीं है, और जहां चुनाव होता है, स्टेट लेवल का पंचायत का भी चुनाव होता है, पहुंच जाते हैं और सीट जिता के तभी वापस आते हैं। अब की बार विधानसभा का चुनाव था यूपी में, और हमारे पास की 2-3 सीटें थी, बड़ा गड़बड़ थी, वहां पे कतई नहीं जीतना था भाजपा को, ऐसी स्थितियां थी। और लास्ट में कुछ इन लोगों ने टीम वर्क किया होगा और पता चला उसमें कि अगर वहां पे कुछ मैजिकल नहीं होगा तो नहीं जीत पाएंगे। चुनाव 3 दिन बचे थे, मतलब आचार संहिता लागू हो गई थी, आचार संहिता पर प्रचार बंद होना था, 3 दिन बचे थे, पर 2 दिन बाद पोल होना है। और आज के दिन एक ऐसा स्थान डिसाइड किया मोदी जी, वहां पे आए, जाहिर सी बात है दिल्ली से आए, हमारा घर लखनऊ से भी दूर पड़ता है, 100 किलोमीटर, और उससे भी आगे रैली की, और वहां पे आके रैली करके 15 मिनट की और गए, और सारी सीटें आसपास की निकल गई। चुनाव जब जब होते हैं, आप कितना भी विरोध कर लीजिए मोदी जी का, मैं कोई उनका ना अंधभक्त हूं और ना मैं किसी की भी अंधभक्ति कर सकता, लेकिन एक चीज का मैं कायल हूं, चुनाव के समय चेहरा देखिए मोदी जी का, हमारे बाल का कलर उनके चेहरे का कलर एक हो जाता है। उनकी आंखें देखिए, हमेशा नींद लगती है कि बस नींद मिल जाए, लेकिन महीनों नहीं सोते हैं। प्रधानमंत्री का पद नहीं चला जाएगा, एक स्टेट का चुनाव हार जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए स्टेट में भी गवर्नमेंट बनानी है, ये सपना है। आगे भी पीएम बनना है 5 साल बाद 24 के चुनाव में, समझ रहे हैं? ये मैं कोई उनकी तरफदारी या कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं प्रभावित हूं उनकी इस चीज से। आप ये मत सोचिएगा कि कल ये वीडियो पड़ेगा ही तो पता चले लोग कमेंट करने लगे कि ऐसा। मैं प्रभावित हूं इस चीज से कि धूप में, बरसात में, सब कुछ छोड़ के, सारी आराम तलब जिंदगी छोड़ के, और व्यक्ति छोटी छोटी जगहों पे जाके जनसभा करना। तो आप भी अपने लक्ष्य के लिए ऐसा करिए, जगिए, रात दिन एक करिए, है ना, समय निकालिए। समय नहीं मिल रहा है तो इसको मैनेज करिए। मोदी जी से ज्यादा व्यस्त नहीं है ना, इसीलिए मैंने कहा। और वो अगर एक स्टेट के 2 सीटों के लिए आके वर्क कर सकते हैं, 400 समथिंग सीटों में, 400 प्लस सीटों में 2 सीट 3 सीट की इंपॉर्टेंस समझ के आके मीटिंग कर सकते हैं, वहां पे रैली कर सकते हैं,
तो हम लोग भी अपने व्यस्ततम जीवन से अपने लक्ष्य, जो हमारे लिए पीएम के पद से छोटा नहीं है भाई, उनके लिए पीएम बनना लक्ष्य है, हमारे लिए अगर सिलेक्शन लक्ष्य है तो हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आप टाइम मैनेज करिए, जो अन्य काम है जो उनमें टाइम आप कम करिए। आप खाने में टाइम ज्यादा लगाते हैं तो 7 मिनट लगता है, उसको 5 मिनट में खत्म करिए। आप चौराहेबाजी में ज्यादा टाइम देते हैं, आप कहीं बैठते उठते हैं, उसको 6 महीने के लिए बंद करिए, है ना। फोन पे ज्यादा बतियाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ट्विटर पे भी आपका सिलेबस पूरा रहता है। जॉब वालों का समय की समस्या रहती है। कौन सी समस्या है? समय की रहती है। अच्छा, समय। आप टीचर हैं आप? जी सर। आपकी जॉब क्या है जी? आपकी जॉब क्या है? टीचर है सर। टीचर है। तो सुबह कितने बजे से स्कूल होता है? सुबह 8 से चल जाता है और वापस कितने बजे आते हैं? आवाज नहीं आ रही। तो कुल मिला के आपको समय निकालना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे लोग टीचर हैं। आप दोपहर में तो वापस आ जाते होंगे ना 3 बजे तक। ठीक है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक टाइम निकालिए जी। सर मेरा करंट अफेयर का ही डर था, जो आपकी बातों से खत्म होने लग रहा है। अब बाकी मुझे खत्म हो जाएगा। हाँ, बाकी आपको करनी है, सब कुछ आपको करना है। हम तो केवल एक बस आपको राह दिखाएंगे। सिलेक्शन होगा तो हम ये नहीं छापेंगे कि हमने सिलेक्शन दिलाया। मैं जीआईसी वाले सिलेक्शन मैंने क्या कहा है, मुझे आप पे गर्व है, क्योंकि गर्व मेहनत आपने की है तो, है ना, तो गर्व आप पे मुझे होगा ना। मैं साथ हूँ आपके, आप लोगों को राह दिखाऊंगा, आप लोगों के साथ रहूंगा, रात दिन एक कर दूंगा। जरूरत पड़ेगी पूरी रात सेशन ये चलेगा, है ना। जीआईसी में हम लोगों ने 4-4 घंटे के सेशन किए थे और उसका रिजल्ट भी आया। 41 लोग सेलेक्टेड हैं। तो हम साथ में रहेंगे, लेकिन मेहनत तो आपको करनी है, आप ही को करनी है। ठीक है जी सर, हम पूरी मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये पक्का हम अचीव करें। बिल्कुल अचीव, ये रिजल्ट अच्छा रहेगा इसका, मुझे बिल्कुल यकीन है। आप लोगों में से बहुत लोग सेलेक्ट होंगे। ठीक है, ये जितने लाइव है इतने तो होंगे ही, बाकी जो लाइव नहीं है वो आए तब होंगे। है ना। चलिए, और कोई प्रश्न है तो बताइए। तो सब लोग नींद सबकी हराम किए हैं, कुछ लोग तो हमको मन नहीं करेंगे, रात में पता नहीं क्या कर रहा है ना। सब बैटरी भी जा रही है ना फोन की, इसलिए भी टेंशन हो रही है। कोई टेंशन नहीं, अगली बार से सेशन के पहले चार्ज रखिएगा या एक एक्सटेंशन केबल लगा के उसको जोड़े रखिएगा, प्लग रखिएगा, चार्ज होता रहेगा। और बताइए, और कोई किसी का प्रश्न है? अगली बार से ज्यादा प्रश्न होंगे, मुझे पता है। आपकी बार पहला सेशन था। चलिए, इस सेशन को अब हम लोग समाप्त करते हैं और आप लोगों से मैं मिलूंगा। बाकी मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे बना हुआ हूं, उस पर आप लोग जो भी चाहें हमसे जब चाहें संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपकी जिन्यून जो समस्याएं हैं, जो मैं हल कर सकता हूं, उसको मैं जरूर हल करूंगा, हमेशा हल करता रहूंगा। और अच्छा लगा, आप लोग जागरूक हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन टारगेट डेली का डेली पूरा कीजिएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, काल करें सो आज कर, आज करें सो अब। पल में प्रलय नहीं होएगी, लेकिन लेट जरूर होएगा, तो बहुर करोगे कब। प्रलय जैसा कुछ नहीं है, लेकिन लेट हो जाएगा तो वो प्रलय से कम नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल जो छूटा है उसको जितनी जल्दी हो सके उसको बिल्कुल टारगेट पे रखिए, जितनी जल्दी हो सके उसको कवर कर लीजिए। उसको ये ना करिए यार पढ़ लेंगे। संडे इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं, संडे पूरा दिन आपके पास है और सबसे बेस्ट दिन संडे होना चाहिए, क्योंकि मेरा रहता है। आप लोगों के लिए या किसी के लिए छुट्टी का दिन होता होगा, सबके लिए ऐसे होता है, वो मेरे लिए ही नहीं सबके लिए ऐसा होता है, क्योंकि बचे हुए जो हफ्ते भर के काम होते हैं वो संडे को शिफ्ट होते हैं। तो आपकी पढ़ाई भी शिफ्ट होनी चाहिए और थोड़ा सा समय आप जो संडे को इधर उधर जाते थे घूमने टहलने, अब इस समय लखनऊ में तो लुल्लू माल में लोग जाते हैं, वहां पे तो कई बार दंगे फसाद की स्थिति आ गई है। पार्किंग की 3000 पार्किंग की वहां पे व्यवस्था, वो सब फुल हो गया, तो वो सब बजाना बंद कर दीजिए कुछ दिन। मतलब ऐसी घटनाओं में आप लिप्त हैं। घटना इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये दुर्घटना ही है, समय की बर्बादी है। सेलेक्ट हो जाइएगा तब घूम लीजिएगा। तो ऐसी चीजों में आप समय कम बर्बाद करेंगे तो इधर आपका समय मैनेज हो जाएगा और जो काम आपके छूटे हैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित वो आप पूरे कर पाने में सफल होंगे। तो शुभरात्रि आप सभी को, मिलकर अच्छा लगा। और हर सोमवार को तो हम मिलेंगे ही, बीच में जरूरत पड़ेगी तो हम सेशन बीच में भी रख लेंगे।
और बाकी आपकी क्लासेस जैसे चल रही हैं चलती रहेंगी, रोज का रोज तैयार करते चलिएगा जिससे कि टेस्ट हो तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। सबकी लिस्ट मैं बिल्कुल शेयर करूंगा, एक एक लोगों के मार्क्स तक शेयर होंगे, तो इसलिए तैयार रहिए। आपकी बेइज्जती हो रही है तो आप उसको संभालिए, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। और यहाँ अगर आप 100 लोगों के बीच में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो वहां तो लाखों लोग रहेंगे। शुभरात्रि, फिर मिलते हैं। धन्यवाद सर, सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।